हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने वापस से इस प्लेटफॉर्म पे पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां इस वक्त अभी हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के इस सीरीज में। और इस सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं, जो जो चर्चा मेरे साथ हो रही है आपकी, वो हो रही है मेडिवल हिस्ट्री में। मेडिवल हिस्ट्री की जिस किताब को हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी से, वो है सतीश चंद्र सर की जो किताब है, उसको हम लोग यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 कर लिया है। और मैं आशा करता हूं कि आपके बिल्कुल जो भी आपका जो एग्जामिनेशन का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर्स आपके गए होंगे, ये सीरीज आपके लिए गया होगा। और आगे भी अभी जो हम लोग जो क्लासेस करने वाले हैं वो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा, बहुत ही रेलेवेंट होगा। तो गाइस, हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन शायद यहाँ आपके लिए है। जो लोग भी 2024 यानी कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्रैश कोर्स भी ऑफलाइन शुरू किया जा रहा है, जिसमें रिवीजन प्लस प्रैक्टिस होगा। एंड दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 8 जनवरी 2024 ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो डिटेल्स वुड बी ओवर हियर समवेयर, आप देख लीजिएगा। और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इस बुक में, वो है हमारे पास चैप्टर नंबर फिफ्थ, सॉरी, चैप्टर 5 हमारे पास है। इस चैप्टर 5 में जस्ट अ सेकेंड, चैप्टर 5 हमारे पास है। और चैप्टर 5 में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो टॉपिक कवर कर रहा है वो एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट 1000 to 1200 के बीच में हमारी बातचीत होने वाली है। तो यहाँ भी हम लोग बात करने वाले हैं एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। ठीक है, सो आइए पहले हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है। ठीक है ना, व्हाट डू मीन बाय दिस एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं पहले। सो जस्ट स्टार्ट नाउ। एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इस चैप्टर के रेलेवेंस को समझने की कोशिश करते हैं पहले। एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है हमारे पास, एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और ये टाइम पीरियड कवर कर रहा है 1000 to 1200 के बीच में। ठीक है, इसके बीच में ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा हमारा भी अभी हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एज ऑफ जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसका मतलब क्या है, ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पर में, यहाँ हम देखेंगे स्ट्रगल, पावर स्ट्रगल होगा। कॉन्फ्लिक्ट का दैट इज कॉल्ड पावर स्ट्रगल होगा यहाँ पे। ठीक है ना, देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ पावर स्ट्रगल। ठीक है, और ये जो पावर स्ट्रगल यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, वो हम देखेंगे प्राइमरीली दैट विल बी बिटवीन, प्राइमरीली मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि केवल और केवल इन्हीं के बीच में, पावर स्ट्रगल और भी कई जगह दिखेगा, लेकिन प्राइमरीली दिखाई देगा वो हम देखेंगे टर्क्स, ठीक है ना, एंड जो एक फॉर्मेडेबल पावर है दैट इज कॉल्ड राजपूत्स। ठीक है ना, राजपूत्स के बीच में। और ये जो हमारे पास जो पावर स्ट्रगल होगा, इसमें हम देखेंगे फाइनली राजपूत्स डिफीटेड होते हैं। ठीक है ना, और इंडिया में एक न्यू पॉलिटिकल एलिमेंट के रूप में, न्यू पॉलिटिकल एलिमेंट के रूप में हमारे पास कौन आते हैं, टर्क्स आते हैं। ठीक है ना, टर्क्स स्टैब्लिश होंगे। ठीक है ना, टर्क्स का स्टैब्लिशमेंट, टर्किश स्टैब्लिशमेंट होगा हमारे पास, टर्किश स्टैब्लिशमेंट होगा हमारे पास, स्टैब्लिशमेंट होगा। और ये जो टर्किश स्टैब्लिशमेंट है हमारे पास, ठीक है, इसे हम लोग किस फॉर्म में देखेंगे, दैट इज कॉल्ड इन द फॉर्म ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत देखेंगे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत यू कैन से, और यू कैन से दिल्ली सल्तनत, वॉट एवर यू वांट टू से, आप कह सकते हैं। और दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज फ्रॉम 1206 टू 1526 होता है। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे ये जो टाइम पीरियड दिया गया है, यानी कि जस्ट बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया, दैट इज दिल्ली सल्तनत के एस्टैब्लिशमेंट से पहले का जो पूरा का पूरा सिनेरियो है, वो हमें पॉलिटिकल सिनेरियो, उसको हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, तो एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब यहाँ पर ये है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है दैट इज कॉल्ड पावर स्ट्रगल। ठीक है, दैट विल हैपन इन द केस ऑफ, दैट विल हैपन बिटवीन टर्क्स एंड राजपूत्स। ठीक है, इतनी बातें तो हम लोग समझ पा रहे हैं। तो ये जो एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, ये तो हम समझ पा रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में बात होने वाली है, तो ये प्राइमरीली होने वाला टर्क्स और राजपूत्स के बीच में। लेकिन इससे पहले काफ़ी कुछ डेवलपमेंट्स हो रहा है, वो हो रहा है सेंट्रल एशिया में, वो हो रहा है हमारे पास वेस्ट एशिया में, और ये डेवलपमेंट्स हमारे पास हो रहे हैं नॉर्थ इंडिया में। उन सारे डेवलपमेंट्स को हमें समझना पड़ेगा, तब जाकर के हम बेहतर तरीके से इस एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को समझ पाएंगे। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, सो हम ये कहने की कोशिश आपसे ये कर रहे हैं कि इस एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए कि जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, हो रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, डेवलपमेंट्स कहाँ कहाँ हो रहा है, डेवलपमेंट्स इन, ठीक है ना, तो हम ये देखते हैं क्या है, एक तो हमारे पास होना है कहाँ पे, वेस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वेस्ट एशिया में डेवलपमेंट। दूसरा हम देखेंगे सेंट्रल एशिया में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इनको भी हमें देखना होगा। एंड थर्ड अगर हम देखें यहाँ पर में, तो जो स्ट्रगल इंडिया में हो रहा है दैट इज इन नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा।
तो इस पीरियड में हम देखेंगे, इस पीरियड में काफी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। कहाँ कहाँ हो रहा है? दैट इज इन वेस्ट एशिया, दैट इज इन सेंट्रल एशिया एंड ऑफ कोर्स इन नॉर्थ इंडिया। तो ये जो डेवलपमेंट्स है इन सभी को भी हमें देखने और समझने की जरूरत है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग दीज डेवलपमेंट्स वी कुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है ना, ये क्या हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत छोटी सी बात हो गई, ठीक है ना, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, क्या सिचुएशन थे, व्हाट वर दोज हिस्टोरिकल फोर्सेस दैट वाज लीडिंग टुवर्ड्स दिस एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना, जो कि हमारा इस एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेकर चल रहा था। ठीक है, तो इसको समझने के, इन डेवलपमेंट्स को हमारे लिए समझना बेहद बेहद जरूरी है। इसको हम देखने और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे, जरूर करेंगे। तो देखिए कुछ कुछ डेवलपमेंट्स हैं, इसको देखने और समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट्स हुआ है वेस्टर्न वर्ल्ड में, यानी कि टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, ये हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, और नॉर्थ इंडिया को भी हम लोग देखने और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए होता क्या है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा ये जो है इट्स जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है ना, ये हमारे पास है अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, अब यहां हम देखते हैं ये नॉर्थ इंडिया हो गया, ये आपके पास सेंट्रल एशिया हो गया, ये पूरा का पूरा वेस्ट एशिया का पार्ट हो गया। इतनी बातें तो हम लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है कि यहां पर ये जो रीजन है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड अरेबिया। ये जो रीजन हमारे पास है, ये क्या है हमारे पास? ये है अरब, ये अरेबिया है, अरब है, अरबियन पेनिनसुला, अरब्स है यहाँ पे, अरेबिया। ठीक है, यहाँ पे 7th सेंचुरी के अराउंड हम देखते हैं, 17th सेंचुरी में इस्लाम का राइज होता है, राइज ऑफ इस्लाम होता है यहाँ पे, राइज ऑफ इस्लाम, इस्लाम होता है हमारे पास। ठीक है, राइज ऑफ इस्लाम होता है। ठीक है, राइज ऑफ इस्लाम, प्रॉफिट मोहम्मद साहब को रिविलेशन होता है। ठीक है ना, उनको कुछ जो है सो जैसे बोलते हैं हर एक रिलीजन में कुछ उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, और फिर वो अपना एक तरीके से अपना क्या करेंगे, अपना एक कम्युनिटी, अपना एक सेक्ट एस्टैब्लिश करेंगे, अपना एक रिलीजन एस्टैब्लिश करेंगे, दैट वुड कॉल द इस्लाम। ठीक है ना, और इस्लाम के प्रचार और प्रसार के लिए उन्होंने अपनी तरफ से जो भी उनके लिए प्रयास हो सकते थे उन्होंने किया। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद साहब के गुजरने के बाद ये जो जिम्मेदारी थी इस्लाम के प्रोपगेशन को लेकर के, ये जिम्मेदारी आती है कैलिफेट्स के पास। कैलिफेट का मतलब क्या है? खलीफा होते हैं। ठीक है ना, सो हम देखेंगे कि आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद साहब, ये जो अरब वर्ल्ड में है, जहाँ हम देखेंगे ग्रेजुअली यहाँ से इस्लाम का क्या होना है, इस्लाम का हर तरफ एक्सपेंशन होना है, इन एवरी साइड। ठीक है ना, ये बात समझ पा रहे हैं? ये फार फ्लंग एरियाज में भी यहाँ पर क्या होगा, इस्लाम का राइज होगा, एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो इनिशियली ये काम देखेंगे प्रॉफिट मोहम्मद साहब के समय भी बातें होती हैं। ठीक है, लेकिन जस्ट आफ्टर द डमाइस ऑफ, हम देखते क्या है कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब, ये जिम्मेदारी आती है कैलिफेट्स, खलीफाओं के पास, जिसको बोलते हैं कैलिफेट्स, एंड देयर वर डिफरेंट हाउसेस ऑफ कैलिफेट्स। ठीक है ना, सो हम देखेंगे कि आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद साहब, ठीक है ना, आफ्टर द डमाइस ऑफ, हम अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में बात करें, मोहम्मद साहब, ठीक है, हम देखते हैं कि जो जिम्मेदारी है इस्लाम की प्रोपगेशन की, दैट वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ और इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ कैलिफेट। ठीक है ना, सो देयर वर डिफरेंट हाउसेस ऑफ कैलिफेट्स। ठीक है, ये बात समझ पा रही हैं? अभी हम देखें कि डिफरेंट हाउसेस ऑफ कैलिफेट्स में हम लोग बात करें, थोड़ा सा बैकग्राउंड में प्रिपेयर कर दूं ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं। एक था हमारे पास रुसुद्दीन्स, ठीक है, देन हमारे पास था उमैयद्स थे, देन हमारे पास था कैलिफेट में हमारे पास था अब्बासिड्स, ठीक है, अब्बासिड्स, एंड द फोर्थ वन इज योर ऑटोमन्स, जो बहुत बाद में हम लोग इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जो रुसुद्दीन्स है ना, उनका हमारे अपने इस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत ज़्यादा कुछ कोई रोल नहीं होगा। हमें थोड़ा समझना होगा उमैयद्स को, थोड़ा हमें समझना होगा अब्बासिड्स को। ठीक है, ये दोनों का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो इनको हम देखेंगे। ठीक है, अब ये जो कैलिफेट है, कैलिफेट में क्या होता है, खलीफा एक होते हैं, और खलीफा वॉज एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एक पूरा का पूरा संस्था था। ठीक है ना, तो ये इसको बोलते हैं कैलिफेट्स। देयर वर डिफरेंट हाउसेस जो कि डिफरेंट टाइम पीरियड में एंड डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन में वो क्या करेंगे, अपना रूल कर रहे होंगे। ठीक है, अब ये जो कैलिफेट्स हैं, इनके पास दो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास होती है। दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज व्हाट, एक तो इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, पॉलिटिकल पावर होगा, और दूसरा इनके पास क्या होगा, रिलीजियस भी। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब ये है, अगर मैं साधारण शब्दों में बताने की कोशिश करूं, इफ आई जस्ट ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इन वेरी सिंपल वर्ड्स, दिस कैलिफेट्स वेर जस्ट द पॉलिटिकल हेड एंड द रिलीजियस हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। ठीक है, आर यू गेटिंग मी? सो दे वर जस्ट व्हाट, दे वर द पॉलिटिकल हेड एज वेल एज व्हाट, दे आर द रिलीजियस हेड ऑफ इस्लाम। ठीक है, जैसे मैं बात करता, द मोमेंट आई से कि दे वर द पॉलिटिकल हेड्स एज वेल एज द रिलीजियस हेड,
What does it mean for you? It simply mean that कि it was the responsibility of the caliphate to expand Islamic state, ठीक है, and wherever Islam has been expanded, ठीक है, वहां आपको क्या करना है, इस्लाम का प्रचार और प्रसार भी करना है। ये दोनों जिम्मेदारी किसके पास? that is in the hands of caliphates। अब होगा क्या कि ओवर द टाइम क्या होगा, ये कैलिफेट, ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ कैलिफेट है वो भी डिक्लाइन करेगा। जब ये डिक्लाइन करेगा तो पावर वुड बी इन सम मुस्लिम स्टेट्स। आपने सुना होगा केवल सवानिड्स के बारे में सुना होगा, आपने सेल्जुक्स के बारे में सुना होगा, आपने ख्वारिज़मी के बारे में सुना होगा, ठीक है, ये स्टेट्स होंगे। फिर टर्किश पीपल के बारे में भी सुना होगा आपने। उसके बाद हम देखेंगे क्या कि इसी बीच में दो नाम और आपके लिए मैं जोड़ दूं। आपने सुना होगा गुरीद्स के बारे में, ठीक है ना, गजनवीद्स के बारे में, मोहम्मद गोरी, दैट ही बिलोंग्स टू गुरीद फैमिली, राइट। एंड जो मोहम्मद गजनवी हैं, ठीक है ना, मोहम्मद गोरी, दैट इज फ्रॉम गुरीद फैमिली, ठीक है। तो ये भी आपने नाम सुना होगा। इन सारे को समझना होगा कि डेवलपमेंट एक्चुअली क्या हो रहा था, यानी कि इंडिया के वेस्ट में ये डेवलपमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया का पार्ट हो, चाहे वो वेस्ट एशिया का पार्ट हो, ठीक है ना, ये क्या क्या डेवलपमेंट चल रहा था, इनको समझना बेहद जरूरी है। इसकी शुरुआत हमने करी कि कैसे किया, तो हमने ये देखा कि यहाँ पर एक न्यू रिलीजन के रूप में इस्लाम का एस्टैब्लिशमेंट होता है। इस्लाम जब स्थापित हुआ तो इस्लाम के प्रचार और प्रसार की जिम्मेदारी और इस्लामिक स्टेट फॉर्म करने की जिम्मेदारी प्रॉफेट मोहम्मद साहब के पास ये जिम्मेदारी आती है, डिफरेंट खलीफाओं के पास, जिसको हम लोग बोलते हैं कैलिफेट, ठीक है ना। इसमें एक हमारे पास रुशिदियंस हैं, देन हमारे पास हैं कौन से, तो ये हमारे पास उमैयद्स हैं, एंड देन हमारे पास हैं अब्बासिड्स, एंड देन है ऑटोमन एम्पायर्स। टाइमलाइन भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं। एक्चुअली रुशिदियंस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आपसे कहा भी है। और उमैयद्स जो है ना, लगभग समवेयर अराउंड 750 AD तक ये भी डिक्लाइन कर जाएंगे, ठीक है ना। एंड उसके बाद हम देखते क्या है कि जो है अब्बासिद जो खलीफा होगा, अब्बासिद खलीफत, ठीक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पावर में होंगे, ठीक है ना। और लेकिन 9th सेंचुरी आते आते तक, ये 9th सेंचुरी आते आते तक AD तक हम देखेंगे कि इनका भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो बाई 750 AD अगर हम देखें तो उमैयद्स एज अ कैलिफेट हाउस डिक्लाइन कर जाता है, और 9th सेंचुरी AD आते तक हम देखेंगे जो अब्बासिड कैलिफेट्स हैं वो भी डिक्लाइन कर जाता है। नाउ इस डिक्लाइन के टर्म को भी समझने की कोशिश कीजिए। आई एम जस्ट गोइंग टू डिफाइन दीज टू टर्म्स, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिक्लाइन, ठीक है ना। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? डिक्लाइन का सिंपल मतलब ये है, यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि सिंस यू आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि ये जो कैलिफेट्स हैं उनके पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे आर हैविंग द टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज ऑफ पॉलिटी, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल एक्सपेंशन यू कैन से, एंड दूसरा क्या है, रिलीजियस एक्सपेंशन की बात हो रही है, रिलीजन की बात हो रही है, ठीक है। तो जैसे हम लोग बात करें डिक्लाइन के बारे में, तो एज ए पॉलिटिकल पावर ये जो कैलिफेट्स हैं वो डिक्लाइन करेंगे, एंड जो है ये क्या करेंगे, स्पिरिचुअल लीडर के रूप में अभी भी इनका वजूद बना रहेगा, ठीक है। जब आप दिल्ली सल्तनत में पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपने बहुत सारे आपने सुल्तानों के बारे में पढ़ा होगा, जब उनको क्या मिलता है यहाँ से जो है मैनुमेशंस, यानी कि जिसको बोलते हैं रिकग्निशन, कौन दे रहे हैं, ये कैलिफेट्स दे रहे हैं। सो स्पिरिचुअल हेड के रूप में ये अभी भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल हेड के रूप में, यानी कि पॉलिटिकल पावर के रूप में ये अब डिक्लाइन कर चुके हैं। और ये डिक्लाइन जो है उमैयद के केस में हो रहा है कब, 750 AD के अराउंड हो रहा है, और 9th सेंचुरी AD आते आते तक जो अब्बासिड्स हैं वो भी डिक्लाइन कर जाएंगे, ठीक है। इतनी बातें समझ पा रहे हैं? अब इतनी बातें हम लोग समझ पा रहे हैं। अब एक बीच में एक और डेवलपमेंट थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है, अब भी इंडिया में थोड़ा सा और आइए और थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए होता क्या है, इंडिया में आपने अभी काफी कुछ पढ़ भी लिया है। आपको मालूम होगा कि जब हम लोग ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में बात कर रहे थे, त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग जब 800 से लेकर 1000 AD के बीच में जब बात कर रहे थे, तो आपको ये याद होगा कि ये जो रीजन है, ठीक है ना, दिस रीजन, ठीक है ना, ये रीजन किसका था, 3 प्रमुख पावर में से। तो ये रीजन था किसका, गुर्जर प्रतिहाराज का, एंड दे वर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। और ये जिनका पोजीशन है, ये जो गुर्जर प्रतिहाराज का रीजन है, ये गुर्जर प्रतिहाराज हैं, गुर्जर प्रतिहाराज हैं, ठीक है ना, प्रतिहाराज हैं, और ये अपने स्ट्रॉन्ग पोजीशन में टिल 960 तक रहेंगे, 960 AD तक बने रहेंगे, ठीक है। एक डेवलपमेंट ये है जो हमें समझना था, ठीक है, एक डेवलपमेंट हमने समझा। दूसरा क्या है कि अगर हम लोग ये बात करें तो आपको शायद ये भी मालूम होगा कि भारत में अरब्स का भी अटैक होता है। अरब जो है, अरेबेज जो है, मोहम्मद बिन कासिम का नाम आपने शायद सुना होगा। मैं थोड़ा सा आपको इधर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने सुना होगा मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम सिंध के ऊपर अटैक करता है, और एक कहानी 712 के आसपास की कहानी होती है, ठीक है ना, यानी कि 8th सेंचुरी में बात होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अरब्स हैं वो क्या करेंगे, सबसे पहले इंडिया पे अटैक करेंगे, सिंध में करेंगे, ठीक है ना, 712 में करेंगे। इस वक्त जो है किंग होता है वो कौन होता है, वहां का दाहिर होता है, ठीक है।
और क्यों ये अटैक किया जाता है, तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे कौन है। यहाँ पर है हमारे पास सिंध, और सिंध का जो किंग है वो है कौन, दाहिर, ठीक है। और इधर जो है अरेबियंस, ठीक है ना, अरेबियंस जो है, अरेबियंस, और अरेबियंस में कौन, अगर हम लोग बात करें तो यहां पर उमैयद्स। अभी जो है ये कौन है, उमैयद्स, उमैयद्स, ठीक है। ये जो उमैयद्स हैं ये कैलिफेट है, ठीक है। मैंने कहा 750 में वो डिक्लाइन करेंगे, तो जो पॉलिटिकल पावर है अभी उमैयद्स के हाथ में ही है, ठीक है ना। और ये सब कौन होंगे, ये कैलिफेट, ये सब के सब अरेबियंस होंगे। इस्लाम का राइज हुआ है अरब में, तो जितने भी अभी ये हाउसेस आपको दिख रहे हैं, रुशिदीन्स का दिख रहा है, जो वो आपके पास उमैयद्स का दिख रहा है, ये कैलिफेट, ये अब्बासिद का दिख रहा है, दे आर अरेबियंस, ठीक है ना। ये कौन है, अरब्स हैं, ठीक है। तो ये जो उमैयद्स हैं इनके हाथों में पॉलिटिकल पावर है, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, इनके समय में जो अरब्स है ना, अरब्स वो ट्रेड कर रहे हैं। अरब्स जो है यानी कि अरब्स क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेड किस तरफ कर रहे हैं, टुवर्ड्स इंडिया कर रहे हैं, टुवर्ड्स ईस्ट कर रहे हैं, टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड में। ईस्टर्न साइड में इनका ट्रेड भी हो रहा है, ठीक है ना। ईस्टर्न साइड का मतलब दैट इंक्लूड्स इंडिया, ठीक है। इंडिया के साथ साथ हम लोग देखें तो जो हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया है वहां तक भी इनका ट्रेड हो रहा है, ठीक है। ट्रेड के रास्ते हो सकते हैं, एक तो आपका सी रूट हो सकता है, दूसरा आपका लैंड रूट हो सकता है। तो सी रूट के थ्रू जब भी आपके पास यहाँ पर में ट्रेड हो रहा था, तो यहाँ पर जो दाहिर का इलाका है, जो सिंध है, जो कि एक इंडियन स्टेट है, ठीक है ना, इसके यहाँ पर आरोप ये लगाया गया कि जो सी पायरेट्स हैं या इनके यहाँ के कुछ लोग हैं जो अरेबियन क्या कर रहे हैं, जो शिप्स आते हैं इनको ये लूटने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो अरेबियन शिप्स हैं ये आते हैं, इनको लूटने का काम कौन कर रहे हैं, दाहिर के लोग लूटने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से इस तरफ से सिंध को ये जानकारी दी गई, सिंध के किंग को, दाहिर को, कि आप इनको क्या करें, इनको पनिश करें, ठीक है। दाहिर ने इस बात को बहुत ज्यादा नोटिस में नहीं रखा, ही डिड नॉट पेड एनी हीड ऑन दिस इंफॉर्मेशन कि हाँ भाई उनके कुछ लोग हैं जो कि इनको लूटने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि उमैयद्स क्या करेंगे, अपना एक मिलिट्री कमांडर भेजेंगे, ठीक है। तो उमैयद्स का एक मिलिट्री कमांडर आता है, वो कौन है, जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। ये मिलिट्री कमांडर होगा मोहम्मद बिन कासिम। अब मोहम्मद बिन कासिम जो है वो क्या करेगा, अटैक कर देगा दाहिर के ऊपर, ठीक है ना। ये मिलिट्री कमांडर है, ये जस्ट अ मिलिट्री कमांडर, ठीक है ना। ये कौन है, मिलिट्री कमांडर है, ठीक है। ये जस्ट अ मिलिट्री कमांडर, इसने दाहिर के ऊपर अटैक कर दिया। दाहिर वॉज डिफीटेड, दाहिर डिफीट हो गया, ठीक है। यह हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड विद दाहिर, ठीक है, सिंध में क्या होता है, ठीक है। लेकिन हम बस ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका ये इंपैक्ट पड़ा, ज्यादा इंपैक्ट ये हो गया कि हम लोग इस्लाम के टच में आ गए। यानी कि जो इंडियंस हैं यहां पर, हम लोग अगर बात करें, जो भारत इस वक्त है, हम लोग का मतलब दैट इज कॉल्ड भारत एट दिस टाइम, वो क्या होता है, इस्लाम के टच में आ जाता है, ठीक है ना। यानी कि हमारा जो संपर्क अगर हम बात करें तो संपर्क किसके साथ होता है, इस्लाम के साथ, वो अरेबियंस के साथ होना शुरू हो जाता है। तो एक तो बात ये हो गई हमारे पास, ठीक है। तो ये भी बात फैक्चुअली भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि अरब्स के आने के साथ साथ जो इस भारत है वो इस्लाम के संपर्क में आ गया, ठीक है ना। सो इंडिया केम इन कॉन्टैक्ट विद द इस्लाम विद द अरेबियंस, ठीक है। अब होता क्या है कि यहां पर आपने देखा कि जितने भी कैलिफेट्स हाउसेस हैं उनकी जिम्मेदारी ये भी क्या है, पॉलिटिकल एक्सपेंशन करने की जिम्मेदारी भी है, ठीक है ना। पॉलिटिकल एक्सपेंशन के साथ साथ जो रिलीजियस कन्वर्जन्स वगैरह है वो सारी चीजें आपकी होंगी। इस्लाम का प्रचार और प्रसार करना है। प्रसार करने का मतलब क्या है कि अपने फेथ में जितने से अधिक लोग आ सके, धर्मांतरण जिनका हो सके, बहुत अच्छी बात है, हमारा रिलीजन ग्रो करेगा। तो ये एफर्ट ये इंडिया में भी डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, इस वक्त समझिए, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां आपके लिए हो सकता है। हम देखते क्या है कि हमने आपसे बताया कि टिल 960 तक, एडी तक गुर्जर प्रतिहारा बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में रहेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और लगभग सिंध के बॉर्डर तक ये क्या है, इनका एक्सपेंशन हो रखा है। गुजरात राजस्थान के रीजन में है ये, लेकिन ये हम देखें तो हम देखेंगे क्या कि सिंध तक इनका जो है एक्सपेंशन इनका हो रखा है, गुर्जर प्रतिहाराज का है, ठीक है। एंड सिंस दे वर इन द वेरी फॉर्मेडेबल पोजीशन, ठीक है ना, दे वर इन वेरी पावरफुल पोजीशन, ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, बहुत सक्सेसफुली अरेबियंस को रिटेलिएट किया। अरेबियंस हैड इंटेंशन टू कम इन द मेनलैंड इंडिया, ठीक है, वो चाहते थे कि भारत में आए, भारत के मुख्य भूमि में प्रवेश करें। दे वांटेड टू एंटर इनटू द मेनलैंड इंडिया, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ रादर ऑफ गुर्जर प्रतिहारास, अरेबियंस कुड नॉट सक्सीड टू कम इनटू द मेनलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये समझ पा रहे हैं। और दूसरा हमने देखा कि उमैयद्स के आते आते तक क्या होता है कि सॉरी 9th सेंचुरी आते आते तक उमैयद्स क्या होते हैं, खुद ही डिक्लाइन कर जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जो है हम देखेंगे क्या जुझारूपन जो देखने को मिलेगा, वो अरेबियंस अब इस तरफ नहीं करेंगे आने के लिए, अरेबियंस को रोक दिया गया। सो यहां एक सवाल ये समझने की कोशिश करिए, एक बात बता देता हूं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अरब्स ने ये क्या किया, अरब्स ने इंडिया में इस्लाम को इंट्रोड्यूस कर दिया, इस्लाम को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, ठीक है। और जो एक्सपेंशन करते हैं, इंट्रोड्यूस्ड
इंट्रोड्यूस इन इंडिया, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस किया। और जो टर्क्स हैं वो इस्लाम को क्या करेंगे, इंडिया में एक्सपैंड करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है ना। सो द एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम कुड नॉट बी डन बाय द अरब्स, जबकि अरब्स के साथ ही हम देखते हैं कि इस्लाम जो है वो भारत में आता है, ठीक है ना। बट दे कुड नॉट एंटर इनटू द मेनलैंड इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग जो प्रेजेंस ऑफ व्हाट गुर्जर प्रतिहारास, ठीक है। तो ये सवाल भी आपके लिए बन सकता है कि भाई आखिर क्यों, जब इस्लाम जो है अरब्स के थ्रू भारत के टच में आता है, उसके कांटेक्ट में आता है, तो फिर इस्लाम का प्रचार क्यों नहीं इंडिया में हो सकता है। तो उसका कारण यही था कि इस समय बहुत ही मजबूत स्थिति में कौन थे हमारे पास, तो थे गुर्जर प्रतिहारास। सो दिस इज वन स्टोरी, राइट। तो इसको थोड़ा सा फिर यहां रोकते हैं कि अब जो है डेवलपमेंट देखेंगे 960, इसका मतलब वेल टिल 10th सेंचुरी अगर हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ अभी इस्लाम मेनलैंड इंडिया में प्रवेश नहीं कर पाएगा, भारत के अंदर नहीं प्रवेश कर पाएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आइए हम वापस चलते हैं, उधर सेंट्रल एशिया में चलते हैं, वेस्ट एशिया में चलते हैं, वहां के डेवलपमेंट्स को देखने और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पीछे लेते हुए आते हैं आपको हम, ठीक है। तो हमने ये दिखाया कि डिफरेंट कैलिफेट्स थे, ठीक है ना। उमैयद्स के ही जो है मिलिट्री कमांडर कौन है, मोहम्मद बिन कासिम है, ठीक है ना। जो अरेबियन ट्रेडर्स है, ठीक है, उनके बिहाफ पर में मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, डिफीट करता है, पनिश करता है किसको, दाहिर को, ठीक है ना। लेकिन इंडिया में प्रवेश नहीं कर पाता। एंड बाय द एंड ऑफ 750 अगर हम बात करें, ठीक है ना, 750 तक हम देखेंगे उमैयद्स का डिक्लाइन भी हो गया, ठीक है। क्योंकि ये जो कैलिफेट्स हाउसेस भी हैं, इनके बीच में भी आपस में भी क्या हो रहा है, वॉरफेयर होता रह रहा है, जस्ट फॉर पावर को एक्यूमुलेट करने के लिए, पावर कॉन्सेंट्रेशन के लिए, ठीक है। तो इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। फाइनली जो है अब्बासिड्स जो है वो क्या होते हैं, अपने पावर में आ जाते हैं, ठीक है। एक बात ये हमने समझ लिया, अब्बासिड्स आ जाते हैं। अब अब्बासिड्स आ गए, ठीक है। अब्बासिड्स के समय हम देखेंगे ग्रेजुअली ये क्या होता है, जो अब्बासिड्स आते हैं सॉरी, जब अब्बासिड्स आते हैं तो इनका एक्सपेंशन हम देखेंगे कि टुवर्ड्स कहां तक हो जाता है, दैट इज अफगानिस्तान तक अब्बासिड्स का, ठीक है। अब्बासिड्स के बारे में हम लोग बात करें, अब्बासिड्स के बारे में बात करें, ठीक है। अब जब अब्बासिड्स आते हैं तो इनका एक्सपेंशन में देखा, अब्बासिद कैलिफेट हाउसेस हो गए, उमैयद की कहानी बस मीर कासिम के साथ जुड़ी हुई है, वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब अब्बासिड्स आते हैं, अब्बासिड्स का जो है हम देखेंगे जो एक्सपेंशन है वो टिल अफगानिस्तान तक हो जाता है, ठीक है ना। अब देखेंगे पूरा खुरासान का रीजन, और इधर हम लोग बात करें तो हमारे पास कहाँ है, वो जो है साउथ ऑफ अफगानिस्तान, काबुल आप कह लीजिए, ट्रांसऑक्सिनिया का पूरा रीजन कह लीजिए, पूरा का पूरा खुरासान का रीजन कह लीजिए, वो सब का सब इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये बातें तो ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहां पर अब कहानी थोड़ी सी समझने वाली है, ठीक है। फिर से कहानी समझते हैं, एंड इट्स बेटर टू ड्रॉ अ मैप अगेन, ठीक है। तो हमने देखा क्या कि यहां पर क्या है कि टिल यहां तक हमारे पास क्या है, यहां पर आ गए कौन, अब्बासिड्स आ गए, ठीक है ना। सो वी आर हैविंग अब्बासिड्स राइट ओवर हियर, ठीक है। हमारे पास कौन है, ये हमारे पास कौन है, अब्बासिड्स हैं। यहां पर हमारे पास कौन है, अब्बासिड्स हैं, ठीक है, अब्बासिड्स हैं। और 9th सेंचुरी में इनका भी डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर अब क्या होगा, धीरे धीरे क्या होता है कि इस बात को भी समझिए कि होता क्या है इस प्रोसेस में, कि हमने देखा मोहम्मद साहब के कैलिफेट, डिफरेंट कैलिफेट हाउसेस, यानी कि जो खलीफा है उनकी जिम्मेदारी हो गई इस्लाम के प्रोपेगेशन की, ठीक है ना, इस्लामिक स्टेट के एक्सपेंशन की, इस्लामिक स्टेट के फॉर्मेशन की, ठीक है। और हमने कहा कि 9th सेंचुरी आते आते तक हम ये देखते हैं कि जो कैलिफेट्स है वो अपना पावर खोने लगता है, पॉलिटिकल पावर खोने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक मतलब यह होता है कि इस समय जिन जिन जगहों पर इस्लामीकरण हुआ, इस्लामाइजेशन हुआ, यानी कि लोग ने इस इस्लाम को स्वीकार किया, तो वहां पर क्या होने लगा, स्टेट फॉर्मेशन भी हुआ, पॉलिटिकल पावर में भी कई स्टेट्स आने लगे, ठीक है ना, जो कि कैलिफेट्स नहीं थे, जो कैलिफेट हाउसेस से बिलोंग नहीं करते, यानी कि खलीफा नहीं थे, ठीक है ना, बट वो इस्लामिक स्टेट थे, ठीक है ना। कैलिफा कहने का मतलब ये हो गया कि उनके पास धार्मिक जिम्मेदारी भी है, राजनीतिक जिम्मेदारी भी है, लेकिन जो इस्लामिक स्टेट है उनकी जो प्राइमरी जिम्मेदारी हो गई वो क्या है, पहले स्टेट फॉर्म करना, और अब वहां होता क्या है कि इस्लामिक फेथ के अंदर कि आपकी एक जिम्मेदारी ये भी होती है कि अपने धर्म का प्रचार और प्रसार भी करते रहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें लीगली, अगर बात करें तो खलीफा वॉज द स्पिरिचुअल हेड, वॉज द पॉलिटिकल हेड, ठीक है। बट आफ्टर 9th सेंचुरी पोजीशन ऑफ खलीफा डिक्लाइंड। पोजीशन ऑफ डिक्लाइन का मतलब क्या गया, खलीफा का डिक्लाइन का मतलब इसका पॉलिटिकल पावर का डिक्लाइन होना। इसका अंदर कई न्यू स्टेट्स आ गए, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट सैसनेट्स, ठीक है ना। सैसनेट्स कहां है, जो कि ईरान का रीजन है। फिर हम देखते हैं वहां पर सेल्जुक्स आते हैं, सेल्जुक्स का देखेंगे हम, ख्वारिज़मी का नाम देखते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कई स्टेट जो है इस्लामिक स्टेट का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया, ठीक है। तो एक जो डेवलपमेंट देखते हैं कि 9th सेंचुरी के बाद, ठीक है ना, 9th सेंचुरी में ये क्या होंगे, ये भी डिक्लाइन करना शुरू करेंगे, ठीक है। इसी दौरान क्या होता है कि कई स्टेट्स हमारे पास आ गए, जैसे कि सैसनिड्स आ जाएंगे, इसके बाद हमारे पास सेल्जुक्स आ जाएंगे, देन हमारे पास ख्वारिज़मी आ जाएंगे, ख्वारिज़मी, ठीक है ना, ठीक है। ख्वारिज़मी में एक नाम तो आपने जरूर सुना होगा, जलालुद्दीन मांगबरनी।
आता क्या है, इल्तुतमिश के पास आता है चंगेज खां के राज से बचने के लिए, ठीक है ना। वो मांगता भी है, वो ख्वारिज्मी प्रिंस है, यानी ख्वारिज्म का शासक है, ठीक है। तो हम देखिए कई इस्लामिक स्टेट्स का फॉर्म हो रहा है, यानी कि ये कौन है, दीज आर न्यू इस्लामिक स्टेट्स, ये इस्लामिक स्टेट्स हैं, इस्लामिक स्टेट्स हैं, ठीक है, ये इस्लामिक स्टेट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह हम देखेंगे कि अब्बासिड्स का एक्सपेंशन हो रखा है, लेकिन ग्रेजुअली क्या होगा, ये जो इस्लामिक स्टेट्स फॉर्म हो रहे हैं वो अब्बासिड एम्पायर को कमजोर करेंगे, पॉलिटिकल पावर क्या करेंगे, उनके हाथों से लेने की कोशिश करेंगे, और यही कारण बनता है कि बाई द एंड ऑफ 9th सेंचुरी हम देखेंगे अब्बासिड्स डिक्लाइन कर गया, पॉलिटिकल पावर उनका डिक्लाइन हो गया, ठीक है। तो ये तो हमने समझा कि अब्बासिद पावर में आए और उनका पावर का डिक्लाइन भी हो गया, लेकिन जब तक अब्बासिड्स पावर में थे इस वजह से कई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, वो हमारे जस्ट पड़ोस में हुआ, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, मतलब कि वेस्ट ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। उसमें होता क्या है, एक्चुअली क्या है कि अब यहां पर इसको थोड़ा रोकते हैं, रोकने के बाद थोड़ा सा कहानी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी होता क्या है कि इस तरफ अगर हम लोग बात करें तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है, ठीक है ना, चाइना तक, ठीक है ना, जहां पर लैटिट्यूड में अगर हम लोग बात करें यहां तक, यहां पर क्या है, हमारे पास टर्किक एम्पायर है, टर्किक एम्पायर, टर्किक एम्पायर, ये तुर्की से मतलब भी समझिए, टर्किक एम्पायर है, एम्पायर है, ठीक है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं खागनेट, ठीक है ना, खागनेट भी बोलते हैं हम लोग हैं, ठीक है। टर्किक एम्पायर था, ये रूल चल रहा था, लेकिन आपस में क्या होता है कि चूंकि एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट हो रखा था, ठीक है, तो इसको संभाल पाना बहुत ही मुश्किल का काम है। आपने देखा होगा एंशिएंट हिस्ट्री में, आपने देखा होगा मौर्यन एम्पायर भी डिक्लाइन करता है, आपने पढ़ा होगा गुप्ताज भी डिक्लाइन करेंगे, जब कभी कोई चोला एम्पायर भी डिक्लाइन करेगा, जब भी कोई भी पावर बना तो कुछ समय तक वो जो है वजूद में रहेगा, लेकिन उसके बाद उसका डिक्लाइन होना तय है। सो ये जो खागनेट्स हैं, या अगर हम बात करें ये टर्किक एम्पायर है, जो कि चाइना तक जिनका एक्सपेंशन हो रखा था, ये पूरे के पूरे सर नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है ना, अब ये डिक्लाइन करेगा, ठीक है। और ये डिक्लाइन जो होता है, इसके हम देखेंगे डिक्लाइन के बाद इसमें दो तरफ दिखता है, एक ईस्टर्न खागनेट या टर्किक एम्पायर, और एक हो गया वेस्टर्न टर्किक एम्पायर, WTE, वेस्टर्न टर्किक एम्पायर, ईस्टर्न टर्किक एम्पायर, ठीक है ना, क्या इसको बोलते हैं ईस्टर्न खागनेट्स और इसको बोलते हैं वेस्टर्न खागनेट्स, ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं। ये अब ये यहां पर डिक्लाइन कर गया, डिक्लाइन करने के साथ साथ हम देखेंगे क्या कि चाइना में इस समय एक डायनेस्टी आती है जिसका चांग डायनेस्टी, ठीक है ना, उसने सबसे पहले क्या किया, ईस्टर्न खागनेट्स यानी कि ईस्टर्न टर्किक एम्पायर को अपने राज्य में मिलाया, तांग डायनेस्टी, ठीक है ना, एंड देन ग्रेजुअली उसने क्या कर दिया, इसने टर्किक एम्पायर जो था वेस्टर्न पार्ट वाला, इसको भी अपने पास मिला लिया, यानी कि चाइना में एक न्यू डायनेस्टी आ गई चाइना के अंदर, जिसने कि ये पूरे के पूरे एम्पायर को ले लिया। अब जो टर्किक पीपल थे, टर्किक पीपल यानी कि उनका टर्किक स्टेट खत्म हो गया, टर्किक एम्पायर खत्म हो गया, दे वर जॉबलेस नाउ, ठीक है ना, अब वो क्या है, काम धंधा उनके पास है नहीं, ठीक है ना। सो नाउ अब ये जो टर्किक पीपल हैं, ये जो टर्किक पीपल हैं, टर्किक पीपल ये कौन है, अब ये कौन हो गया है, ये हो गया है जॉबलेस, ठीक है। अब इनके लिए एक काम क्या बचता है, अब ये आए इंडिया में, आने के बाद क्या करेंगे, इंडिया की तरफ नहीं बल्कि आएंगे टुवर्ड्स साउथ, ठीक है ना, साउथ आने का मतलब हो गया कि दे विल मूव टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, ठीक है ना, अब वो इधर आएंगे, साउथ में आएंगे, लूट मार करने का काम करेंगे, ठीक है ना, और फिर खाना पीना खा के फिर अपने रीजन में चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन यही समय है, वहां पर हम देखेंगे क्या कि ये जो है किसका समय है, दैट इज कॉल्ड अब्बासिद खलीफास का समय है, ठीक है ना, कैलिफेट से यहां पर में अब्बासिद से यहां पे। अब अब्बासिद क्या करेंगे, अब इनके कैलिबर को समझेंगे, इनके पोटेंशियल को समझेंगे, दे वर बड़े एक्सपर्ट वॉरियर्स, ठीक है ना, ये जबरदस्त योद्धा होते हैं, ठीक है। अब ये जो वॉरियर्स हैं, ये टर्किक वॉरियर्स, ठीक है ना, इनको ये अपने यहां क्या करेंगे, अपने कोर्ट में पिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, छोटी छोटी जिम्मेदारी देंगे, ठीक है ना, देवर इन द वेरी हम्बल जो है पोस्ट, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे कि ये पैलेस गार्ड्स में देंगे उनको, सिपाही यानी कि सोल्जर्स के रूप में इनको जो है सो क्या करेंगे, इनका अपॉइंटमेंट किया जाने लगा। सो होता क्या है कि अभी ये टर्किक हैं, ये लोग क्या है, नॉन इस्लामिक पीपल है, ठीक है ना। सो इस बात को भी समझिए कि अभी ये जो लोग हैं ये कौन है, नॉन इस्लामिक पीपल है, ये जो टर्किक लोग हैं ये नॉन इस्लामिक हैं, इनका इस्लामीकरण नहीं हुआ है, नॉन इस्लामिक फेथ में है, नॉन इस्लामिक फेथ में है ये, ठीक है, नेचुरलिस्टिक है, नेचर को ज्यादा वर्शिप करते हैं एटसेट्रा, ये नॉन इस्लामिक फेथ में है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अब ये जॉबलेस हुए, जस्ट आफ्टर द चाइना का जो तांग डायनेस्टी है उसके आने के बाद से, अब जैसे ही वहां पर चाइना में देखेंगे तांग डायनेस्टी बन गई, वैसे ही क्या होगा कि जॉबलेस हो जाएंगे टर्किक पीपल। अब ये क्या करेंगे, अब अब्बासिद जो खलीफा का एम्पायर है, इस एम्पायर में इनको जॉब मिल जाएगा, ठीक है ना। सो यहां पर क्या करेंगे, जॉब में आ जाएंगे, इनका एब्जॉर्प्शन इधर हो गया, ठीक है। जब यहां आएंगे तो यहां पर दो बातें होती हैं, पहली बात तो ये होता है कि ये क्या होगा कि यहां पर में इनका इस्लामीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक जो टर्किक पीपल जो नॉन इस्लामिक फेथ में थे, द मोमेंट दे गेट इनटू द सर्विस ऑफ दिस अब्बासिद जो खलीफास, ठीक है ना, वैसे क्या होगा, इनका इस्लामीकरण हो जाएगा, ठीक है, इनका इस्लामीकरण हो जाएगा। तो इनका जो पहली बार क्या हुआ
कि अब जैसे ही दे केम इनटू द सर्विस ऑफ, ठीक है ना, जैसे ही सर्विस में आए किसके, सर्विस में आए किसके, अब्बासिद्स के, ठीक है, वैसे ही क्या हुआ, इनका इस्लामाइजेशन हो गया, ठीक है ना, इस्लामीकरण हो गया, इस्लामाइजेशन हो गया, इस्लामाइजेशन इनका हो गया। दिस टू टर्म्स, बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स, ठीक है ना, इस्लामीकरण हो गया इनका, ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं ये, ठीक है। अब साथ ही साथ होता क्या है कि ये जो लोग हैं, ये जितने भी आपके पास ये खलीफा वगैरह आ रहे हैं, ठीक है ना, ये जितने भी कैलिफेट्स हैं अभी यहाँ पर में, ठीक है, इस्लाम का राइज भी अरब में हुआ, लेकिन इनमें से जितने भी लोग अभी आएंगे जो पॉलिटिकल पावर बनने की कोशिश करेंगे, वो अपने आप को क्या करेंगे, पॉलिटिकल पावर के रूप में स्टैब्लिश करने के लिए अपना रिलेशन पर्शिया से दिखाएंगे, ईरान से दिखाएंगे। और पर्शिया में एक बहुत ही पावरफुल किंग है जिसका नाम है अफरासियाब, ठीक है ना, उससे अपने आप को भी रिलेशन को स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसका मतलब यह हो गया कि डेफिनेटली बाय ओरिजिन अगर हम देखें तो देवर समवेयर अरेबियंस, ठीक है ना, लेकिन ये क्या करेंगे, अरेबियन कल्चर की जगह ये हम देखते क्या है कि ये पर्शियन कल्चर को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। तो इनके यहाँ जो भी आप देखिएगा, दिल्ली सल्तनत में भी देखिएगा पर्शियन लैंग्वेज जो है, पर्शियन जो है वो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज भी रहा। इनफैक्ट मुगलों के समय भी देखिएगा कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, पर्शियन ही रही है, ठीक है ना। आप देखेंगे कि जब बलबन के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो, आप या आप में से किसी ने पढ़ा अगर होगा तो शायद आपको ये याद होगा कि अपना रिलेशन वो अफरासियाब जो है किंग उससे स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, ठीक है ना, ये उनको स्थापित करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे यहां पर क्या है कि इनके यहां पर में ये जितने भी जो पॉलिटिकल पावर हैं इन सभी जगह यहां पर, आई मीन दिस साइड में जो कि आपका ये कैलिफेट्स है, यहां पर में जो कल्चर है वो है पर्शियन कल्चर। सो दे प्रेफर पर्शियन कल्चर ओवर किस पे, अरेबियन कल्चर के ऊपर में, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि जो आपके जो बातें हैं यहां पर, आई व्हाट आई से कि जो भी कल्चरल एस्पेक्ट है, जो आपका डे टू डे जो एक्टिविटी है या फिर आपके पास जो भी प्रैक्टिसेस है, ठीक है ना, जो बिलीव्स है वो सब पर्शियन कल्चर है। तो यहां होता क्या है कि ये जितने भी टर्क्स हैं जब ये इस्लामीकरण इनका होगा तो ग्रेजुअली इनका पर्शियनाइजेशन भी हो जाएगा, यानी कि ये पर्शियन कल्चर में क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इनका पर्शियनाइजेशन भी हो गया, पर्शियनाइजेशन भी हो गया, पर्शियनाइजेशन भी हो गया। सो हम टर्की का देखेंगे क्या हुआ कि ये टर्किक पीपल का इस्लामीकरण भी हुआ और ये पर्शियनाइजेशन भी हो गया, ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं। अब होता क्या है कि मैंने आपको ये भी पहले बता रखा है कि ये जो अब्बासिद खलीफास है वो क्या होंगे, ग्रेजुअली डिक्लाइन करेंगे, ठीक है। 9th सेंचुरी आते आते इनका डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है, डिक्लाइन के कंडीशन में आ जाएंगे। जब ये 9th सेंचुरी में इनका जब डिक्लाइन हो जाएगा, जब ये डिक्लाइनिंग पोजीशन में आ जाएंगे, तब क्या होगा कि जो इनके सर्विसेज में है और ये एक्सपर्ट वॉरियर्स हैं, ठीक है ना, इनके अंदर बहुत गजब का पोटेंशियल है। टर्किक धीरे धीरे टर्किक पीपल राइज करना शुरू करेंगे, ठीक है ना, टर्किक पीपल राइज करना शुरू करेंगे। अब एक समय इनका क्या हो जाएगा कि जो किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे, दे विल कम इनटू द रोल ऑफ किंग मेकर्स, ठीक है ना। तो पहले तो ये इनका बहुत हम्बल ओरिजिन रहेगा, इनटू द सर्विस ऑफ अब्बासिड्स, ठीक है, पैलेस गार्ड रहेंगे, सोल्जर्स रहेंगे, एटसेट्रा रहेंगे जो अटेंडेंट्स के रूप में रहेंगे, ठीक है। लेकिन ग्रेजुअली क्या होंगे, अपने कैरियर में ऊपर उठना शुरू करेंगे। एक दिन ये कमांडर बनेंगे, एक दिन जो है सो फिर क्या कहते हैं किंग मेकर बनेंगे, और ग्रेजुअली धीरे धीरे पावर को अपने हाथों में लेने की जिम्मेदारी इनके पास आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसी बीच में हमने देखा क्या कि यहां पर क्या होता है कि अब्बासिद कैलिफेट्स आए, और दूसरा हमने कहा था कि इस समय सेल्जुक्स का राइज हो जाएगा। सेल्जुक्स जो है वो कौन है, वो शासनिड्स हैं, सेल्जुक्स हैं, ये जितने भी शासनिड्स सेल्जुक्स हैं, ये जो सासनिड्स हैं ये सब कहाँ आ जाएंगे, ईरान के अंदर, ठीक है, ईरान के अंदर आ जाएंगे। तो ये पॉलिटिकल पावर भी है। तो अब जाहिर सी बात है अब्बासिड्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, यानी कि पावर को कम करो, ये अब्बासिड्स को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, ये सासनिड्स भी सेल्जुक्स भी सब इनको कमजोर करेंगे। सो हम देखेंगे ईरान के वाले रीजन में अब्बासिड्स का धीरे धीरे, और इंडिया तक के रीजन में हम देखेंगे पूरा का पूरा, यानी कि जो आपका पाकिस्तान तक का रीजन है वहां देखेंगे कंट्रोल किसका हो जाएगा, सासनिड्स एम्पायर का हो जाएगा, सासनिड्स का हो गया, ठीक है। इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा, सासनिड्स वर्सेस सेल्जुक चलता रहेगा, ठीक है ना, ये भी कमजोर हो जाएंगे। अब्बासिड्स कमजोर हो गए सासनिड्स की वजह से, सासनिड्स कमजोर होंगे सेल्जुक की वजह से, ठीक है। और इधर अपॉर्चुनिटी क्या मिल जाएगा, इन टर्किक लोगों को। समझा बात, कहानी समझी, बोलते हैं ना कि आपस की लड़ाई में किसी तीसरे को फायदा मिल जाता है, ऐसा कई बार आपने सुना होगा, ठीक है। तो इनकी लड़ाई क्या हुई, अब्बासिद खलीफास को ये पॉलिटिकल पावर सासनिड्स को क्या करेंगे, इस पोर्शन से, इस पोर्शन का मतलब है कि जो जस्ट वेस्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, जो पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और टिल ईरान तक का रीजन सासनिड्स कंट्रोल में आ गया। तो कंट्रोल में जब आया तो अब्बासिड्स का पावर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, संकुचित होगा, कमेगा, और इसको अथॉरिटी को चैलेंज करेंगे सेल्जुक्स, तो सासनिड्स भी कमजोर हो जाएंगे। लेकिन इस बीच में जो अभी टर्किक पीपल हैं जिनका इस्लामीकरण हो गया है, जिनका पर्शियनाइजेशन हो गया है, नाउ दे आर इन द कैपेसिटी ऑफ रूलर्स, ठीक है। अब यहां पर कहानी शुरू हो जाती है, आपने सुना होगा किसके बारे में, अल्तगिन के बारे में। अब हम देखेंगे कि इस रीजन में, जो ये रीजन था अफगानिस्तान का रीजन,
जहां पर हम गजनवी देखते हैं, गजनवी जो कि जस्ट साउथ ऑफ काबुल है, साउथ ऑफ काबुल गजनवी का रीजन, ठीक है, वहां हम देखते हैं कि यहां पर कौन आता है, अल्पतगिन आता है। अल्पतगिन ने अपना एम्पायर वहां पर बिल्ड करने की कोशिश करी। इनिशियली ही वाज जस्ट अ गवर्नर, ठीक है ना, अभी फुल फ्लेजेड किंग नहीं है वो, ठीक है, ही जस्ट इन द कैपेसिटी ऑफ गवर्नर, क्योंकि वो केवल क्या है, वो एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव है, गवर्नर है अपने मालिक का। सेंट्रल अथॉरिटी तो अभी भी किसके पास है, अब्बासिड्स के पास है। कंट्रोल कमजोर होता चला जा रहा है, फिर सासनीड्स के पास आएगा, तो दे वर जस्ट गवर्नर्स वाले, ठीक है ना। अभी जो है, जो अल्पतगिन आता है, जो कि रीजन में आएगा, वो जस्ट गवर्नर है, उसने कोई इंडिपेंडेंट डायनेस्टी भी स्टैब्लिश नहीं करी है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि अल्पतगिन कुछ कर नहीं पाया, उसने कुछ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट लिए थे इंडिया की तरफ। फिर सुबुतगिन आता है, सुबुतगिन ने भी कुछ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स लिए, ठीक है, कोशिश करा इंडिया की तरफ आने के लिए। लेकिन इस समय हम देखेंगे क्या कि यहां पर हम देखते क्या है कि इस समय एक तो दो डेवलपमेंट होता है। पहला ये डेवलपमेंट हुआ कि गुर्जर प्रतिहारास ग्रेजुअली डिक्लाइन कर चुके, ठीक है, और दूसरा यहां पर देखेंगे जो पंजाब का मतलब पाकिस्तानी पंजाब है, वहां पर हिंदू शाही डायनेस्टी आ रहा है, ठीक है। अब इतनी बात तो पहले कहानी हमको समझ में आई, टर्किक पीपल, ठीक है, उस अब्बासिद खलीफा का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, पावर में डिक्लाइन, सासनिड्स और सेल्जुक्स का राइज होना, ठीक है। अब इधर क्या हो गया, जब इतनी बातें हम लोग समझ चुके हैं, तो हम देखेंगे जो टर्किक पीपल हैं, टर्किक यानी कि टर्किक पीपल, ठीक है ना, ये जो टर्किक पीपल है हमारे पास, ये जो टर्किक पीपल है, टर्किक पीपल, ठीक है, जो कि इस्लामाइज्ड है नाउ, इस्लामाइज्ड हो चुके हैं, ये जो पर्शियनाइज्ड हो चुके हैं, पर्शियनाइज्ड हो चुके हैं, नाइज्ड हो चुके हैं, पर्शियनाइज्ड भी हो चुके हैं, जिनका इस्लामीकरण हो चुका है, पारसीकरण भी हो चुके हैं। नाउ आफ्टर किसके बाद, अब्बासिद खलीफा के बाद, दे आर इन पावर नाउ, इन पावर नाउ, ठीक है, इन पावर, ठीक है, डिफैक्टो पावर तो होंगे, इन पावर नाउ, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इसमें जो पहला नाम आता है हमारे पास, द फर्स्ट नेम दैट आई वुड लाइक टू मेंशन इज योर अल्पतगिन, अल्पतगिन, ठीक है ना, अल्पतगिन। इसने क्या किया, गजनी में अपनी कैपिटल को बनाया, कैपिटल गजनी को बनाया, कैपिटल गजनी को बनाया, और गजनी का जो लोकेशन दैट इज साउथ ऑफ काबुल, साउथ ऑफ काबुल, ये काबुल होता है, ठीक है, साउथ ऑफ काबुल हो गया, गजनी में बनाया, ठीक है। तो ये अल्पतगिन आ गया हमारे पास। अल्पतगिन में कुछ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स लिए, कहां पर, इंडिया की तरफ, ठीक है, लेकिन ये सक्सेसफुल बहुत ज्यादा हो नहीं पाया। देन आता है हमारे पास, फिर यहां पर कौन आता है, इसका दामाद है सुबुक्तगिन, ठीक है, ये सब के सब स्लेव हैं, और ये स्लेव की स्थिति बहुत अच्छी होती है कहां पर में, सल्तनत पीरियड में देखेंगे तो ये है अल्पतगिन, ठीक है ना, और ये है सुबुक्तगिन। इन दोनों ने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स लिए, ठीक है। और इस समय क्यों लिए, क्योंकि इस तरफ जो पंजाब का रीजन है, ये पूरा का पूरा पंजाब जो है, पंजाब में हम देखते क्या है हमारे पास, हिंदू शाही डायनेस्टी है, हिंदू शाही डायनेस्टी है, हिंदू शाही डायनेस्टी है, हिंदू डायनेस्टी। आपने आनंदपाल जयपाल का नाम सुना होगा, ठीक है ना। सो इन लोगों ने क्या किया, कोशिश करी थी इन लोगों को कंटेन करने की। आगे भी हम बात करेंगे, मोहम्मद गजनवी के सामने एक कहानी आएगी जब आनंदपाल और जयपाल, तो उन्हीं की बात करें, उन्हीं की डायनेस्टी कौन, हिंदू शाही डायनेस्टी। तो इन्होंने कोशिश करा लेकिन हुआ नहीं, ठीक है। उसके बाद हम देखते क्या है कि इसके बाद ही जो सुबुक्तगिन के बाद जो तीसरा नाम है वो है हमारे पास मोहम्मद गजनवी, गजनवी, ये इसका राइज होता है, ठीक है, मोहम्मद गजनवी, ठीक है। अब इसकी पर्सनालिटी का डाइकोटोमी को भी समझने की जरूरत है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। पहले ही आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि ये जो सुबुक्तगिन है हमारे पास है, मोहम्मद गजनवी, तो हम देखते क्या है, मोहम्मद गजनवी है कौन। मोहम्मद गजनवी इंडिया में तो प्लंडरर है, और उसने इस्लाम को वरीयता देते हुए अपनी इमेज ही आइकनोक्लास यानी कि बुद्ध सिकन की बनाई थी, मूर्ति पूजक के भंजक के रूप में बनाई थी, ठीक है, हमारे मंदिरों को उसने लूटा। तो ही वॉज, मोहम्मद गजनवी जो है वो क्या है, ही वॉज अ प्लंडरर इन इंडिया, प्लंडरर इन इंडिया, प्लंडरर है भारत में, इन इंडिया, ठीक है ना। और उसने जानबूझ के अपनी इमेज भी बनाई ऐसे, उसने इमेज भी ऐसे बनाई क्योंकि यहां पर क्या है कि इस्लाम में मूर्ति पूजा अलाउड नहीं है, मूर्तियों को तोड़ा उसने, आइकनोक्लास बन गया, ठीक है ना, इकोनोक्लास बन गया वो, यानी मूर्ति भंजक बन गया, ठीक है, उसने तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ दिया। मूर्तियों को तोड़ने के बाद ही प्लंडर इन इंडिया स्टैब्लिश हो जाता है, अपने आप को करता है। इसका रीजन क्या है, रिलीजियस भी है, और दूसरा क्या है, इकोनॉमिक, वो क्या है, पैसा लेके आना चाहता है। पैसा आता है, कहते हैं क्या है कि इसने कुल मिला करके 17 टाइम्स उसने इंडिया के ऊपर में 17 टाइम्स उसने इंडिया के ऊपर अटैक किया, 17 बारी
किया और सब बार जीता, हर किसी को डिफीट किया, पैसा लेकर गया, और जस्ट बिकॉज ऑफ के इस्लामिक फेथ में होने के कारण इसने क्या किया, यहां पर मूर्तियों को तोड़ना भी शुरू किया, मंदिरों को भी लूटना शुरू किया। ठीक है, ये बात कहानी समझ में आ गई। ठीक है, सो मोहम्मद गजनवी ने ये कहानी करी। ठीक है, इसी में कई उसके जो है इंपॉर्टेंट जो है सो बैटल्स होते हैं, जैसे कि हिंदू शाही डायनेस्टी में इसका आनंदपाल जयपाल के साथ लड़ाई होता है। फिर हम आगे आए तो सोमनाथ में देखेंगे, गुजरात में देखेंगे भीमा के साथ लड़ाई होता है, इनकी लड़ाइयाँ होती हैं, आपने देखा जो गुजरात के अंदर भी है, उधर भी जाके जो है सो क्या करता है, मंदिर को लूटता उठता है। ठीक है ना, ये सारी कहानी उसकी होती रहती है। ठीक है, तो यहां पर मोहम्मद गजनवी आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह हो गया कि जब मोहम्मद गजनवी यहां आता है तो उसका उद्देश्य भारत में रहने का नहीं है। भारत में उसका उद्देश्य एकमात्र यही है कि जो उसका जो पैसा है, जो वेल्थ एक्यूमुलेट करना, ठीक है ना, यानी कि धन लौलुपता इसको हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि वो पैसे को इकट्ठा करना, यही उसका एकमात्र इंटेंशन था। इसी इंटेंशन से वो यहां पर रहा। वो आएगा यहां पर, भारत में लूटमार मचाएगा, लूटमार मचा के यहां से चुपचाप यहां से रुखसत हो जाएगा। ठीक है, भाग लेगा। ठीक है, उसकी यही जिम्मेदारी है, उसका यही काम, नॉट जिम्मेदारी, उसका यही काम है कि भारत में आओ, लूटो और वापस चलो। ठीक है, तो हमने कहा कि इसकी पर्सनालिटी का डाइकोटॉमी को भी समझना जरूरी है हमारे लिए। तो एक तरफ ये क्या दिखाई देता है, इंडिया में जब आता है ही वाज जस्ट अ प्लंडरर। ठीक है ना, वो केवल क्या है, मूर्ति भंजक के रूप में है। ठीक है, लुटेरे के रूप में है। लेकिन जब ये अपने यहां गजनबी में जाता है तो वहां पर डेवलपमेंट करता है। ठीक है ना, और यहां पर में वो क्या करता है, अपने आप को पर्शियन रेनेसा को वो वहां पर क्या करता है, रिवाइव करने की कोशिश करता है। तो एक तरफ हम देखते हैं कि इंडिया में जो है वो क्या है, वो प्लंडरर है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो गजनी में जाकर के, गजनी में या गजनवी हम बोले, गजनी में जाकर वो क्या करता है, पर्शियन रेनेसा को अंजाम देता है, पर्शियन रेनेसा को अंजाम देता है। इसका मतलब क्या है कि ये रिवाइवलिज्म में, क्योंकि ये लोग कौन है, टर्किक पीपल है। ठीक है ना, और इस्लामिक में अपने फेथ में होने का ये पर्शियनाइजेशन, पर्शियन का रेनेसा को लाने का मतलब क्या है कि अपने आप को ज्यादा कल्चर बताने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, अपने आप को ज्यादा लेजिटिमेट हायर बताएगा। ठीक है ना, कि जो भी इस्लामिक स्टेट्स है इस तरफ, उसका अपना लीगल हायर बताने की कोशिश करेगा, और डेवलपमेंट के काम भी होते रहेंगे। यहीं पर इसके दरबार में, इसके कोर्ट में एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिसका नाम है फिरदौस, जिसने बादशाह नामा में लिखा है। उसने इसे जम करके यहां पर जो पर्शियन रेनेसा हुआ है, यानी कि जो कल्चरल डेवलपमेंट हुआ है, उसके बारे में लिखा है। सो देखिए, एक ही पर्सनालिटी है, उसके दो उसके फेसेस हैं। इंडिया में आता है तो ही वाज जस्ट अ प्लंडरर, ही वाज जस्ट एन इग्नोक्लास्ट। ठीक है, लेकिन अगर वो फिर अपने स्टेट में वापस जा रहा है गजनी में, तो वहां पर क्या कर रहा है, वो डेवलपमेंट के काम कर रहा है, कल्चरल एक्टिविटी में एंगेज है। ठीक है ना, लिटरेरी एक्टिविटी हो रही है, कल्चरल डेवलपमेंट जितने भी हो रहे हैं वो सारे के सारे डेवलपमेंट्स होते चले जा रहे हैं। और एक तरीके का वहां पर रेनेसा आता है, दैट रेनेसा इज नोन एज पर्शियन रेनेसा, एंड दैट हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ no other than this iconoclast, this plunderer whose name is मोहम्मद गजनवी। ठीक है ना, इतनी बातें समझ पा रहे हैं। 17 बार आया, लूट मार के लेके गया और डेवलपमेंट का सारा काम उधर करता है। ठीक है ना, ठीक है, और जितने भी वहां पर में जो भी देखेंगे कि स्कॉलर्स हैं, उन सभी को रेस्पेक्ट करता है, अपने कोर्ट में आता है, जो भी जो जिनके पास स्किल है उनको भी रेस्पेक्ट करता है, उनको डिफरेंट एक्टिविटी को उनसे करवाता है, और अपने यहाँ डेवलपमेंट का काम कर रहा होता है। सो पर्शियन रेनेसा यहाँ पे आया। ठीक है, तो कई बार इंडिया में अटैक करेगा, 17 टाइम्स करता है। इस 17 टाइम्स में हम देखा कि जो इंपॉर्टेंट रिमार्केबल उसका अटैक्स है वो पंजाब में है, हिंदू शाही डायनेस्टी के ऊपर है। उसका जो है अटैक है वो हम देखेंगे तो सोमनाथ के ऊपर में है, यानी कि गुजरात में के ऊपर हो रहा है। ठीक है ना, तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट जो है वो होते हैं। ठीक है ना, अब देखिए होता क्या है कि जब हिंदू शाही डायनेस्टी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट बात है जो समझना होगा। जब जयपाल का समय आता है, जयपाल यानी मैंने कहा हिंदू शाही डायनेस्टी में आनंदपाल और जयपाल है। ठीक है ना, दोनों ही फादर एंड सन है। ठीक है, आनंदपाल और जयपाल जयपाल है, तो ये हिंदू स्टेट्स हैं। ठीक है, लेकिन जब मोहम्मद गजनवी का अटैक हो रहा है इसके ऊपर, किसके ऊपर हो रहा है, जयपाल के ऊपर हो रहा है, तो इसे मुस्लिम स्टेट्स ने भी क्या किया था, सपोर्ट किया था। और मुस्लिम स्टेट्स में से ये वर्थ मेंशनिंग है, दैट्स कॉल्ड मालवा। मालवा में क्या है, मुस्लिम स्टेट्स हैं। ठीक है ना, तो मालवा क्या करता है, सपोर्ट करता है हिंदू शाही को अगेंस्ट मोहम्मद गजनवी। तो यहां देखेंगे कि इसको सपोर्ट मिलता है, यहां पर एक तरीके का अलायंस बनाने की कोशिश करेगा कौन, हिंदू शाही। और ये जो अलायंस बनता है, ये जो अलायंस बनाने की कोशिश कर रहा है, एक तरीका अलायंस बनाने की कोशिश, अलायंस बनेगा, इसमें हिंदू स्टेट्स भी हैं। ठीक है ना, एंड प्लस हमारे पास क्या है, हिंदू स्टेट्स के अलावा हम देखते क्या है, मुस्लिम स्टेट्स भी हमारे पास हैं, मुस्लिम स्टेट्स भी हैं, मुस्लिम स्टेट्स भी हैं। और इस मुस्लिम स्टेट्स में अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास मुल्तान। ठीक है ना, मुल्तान ने भी सपोर्ट किया था किसको, हिंदू शाही किंग्स को, रूलर्स को, किसके अगेंस्ट में, मोहम्मद गजनवी के अगेंस्ट में। ठीक है, सो यहां देखा फाइनली हम देखते हैं कि यहाँ पर हिंदू शाहियों की डिफीट होती है, और मालवा भी एक समय जो किसके अंदर आ जाता है, ये मोहम्मद गजनवी के द्वारा लूटमार यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, आर यू गेटिंग मी दिस, गेटिंग मी। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली यू कैन से कि बाई 1030, ठीक है ना, यानी कि 1030 ईस्वी तक हम देखेंगे कि जो मोहम्मद गजनवी आया है 1030 ईस्वी में,
इसका डमाइस हो जाता है, डमाइस, ठीक है। डमाइस ऑफ मोहम्मद गजनबी हैपेंड इन ईयर 1030, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर में क्या होता है कि यहाँ जो जो डमाइस हुआ उसकी वजह से क्या होता है कि अब मोहम्मद गजनबी का अटैक इधर रुक गया, ठीक है। ये बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब इधर रुक गया, इसी बीच में होता क्या है कि अब यहाँ रुक गया और लगभग 150 साल तक हम देखेंगे कि गजनी से कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आता है। इसी गजनी में एक छोटा सा प्रांत होगा गोर का, ठीक है ना, ये इसको घूर भी बोलते हैं, जहां पर मोहम्मद गोरी जहां से निकलेगा, मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी, और फिर इंडिया के ऊपर अटैक आएगा, लेकिन उसका इंटेंशन भारत में एम्पायर बिल्डिंग का होगा। अब यहां इसका उद्देश्य भारत में रुकने का नहीं है, ठीक है ना। एक जो फंडामेंटल डिफरेंस है जो आपको समझना होगा यहां पर में कि मोहम्मद गजनबी भारत में लूटने के लिए आ रहा है, भारत में राज्य बनाने के लिए कभी नहीं आता है, ठीक है। इस्लाम के प्रोपेगेशन के लिए भी आ रहा है, मूर्तियों को तोड़ना एक उसका जो है सो उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन कभी भी वो भारत में अपना राज्य बनाने की का प्रयास नहीं करता। ही नेवर ट्राई टू एस्टैब्लिश हिज इस्लामिक स्टेट इन इंडिया, ठीक है ना। वापस वो गजनी जाना चाहता है, वहां पर डेवलपमेंट का सारा काम करता है, वहां पर सारे उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसके लाइफ के वो वहां आपको दिखाई देंगे, उसका मैनिफेस्टेशन वहां होता है, कल्चरल डेवलपमेंट्स होते हैं, पर्सन रेनेसा होता है। ऐसा कुछ भी भारत में नहीं होता है, ठीक है। और ना ही वो राज्य बनाने का इरादा यहां रखता है, ठीक है। तो मोहम्मद जो गजनवी है वो वापस जाता है कहां, गजनी, वहीं पर रहना चाहता है, भारत में वो लूटमार करने के उद्देश्य से आता है। लेकिन जब मोहम्मद गोरी आएगा तो इस समय देखेंगे क्या, ये मोहम्मद गोरी लगभग 150 साल के बाद, आफ्टर नियरली 150 ईयर्स आफ्टर द डरमाइस ऑफ मोहम्मद गजनवी के मरने के लगभग 150 साल के बाद, लगभग 150 साल के बाद, नॉट एग्जैक्टली, हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी का राइज होता है। और मोहम्मद गोरी गजनी के एक छोटे से प्रोविंस में, घूर में उसका राइज होगा और वो इंडिया पे आएगा, अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद वो यहां पर अपना स्टेट फॉर्म करना चाहेगा, स्टेट बिल्डिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा। आर यू गेटिंग मी? सो दोनों फंडामेंटल बातें, दोनों फंडामेंटल डिफरेंस क्या है मोहम्मद गजनबी और गोरी के बारे में, कि मोहम्मद गजनबी भारत में लूटने आ रहा था, मोहम्मद गोरी भारत में राज्य बनाने आ रहा था। उसके पीछे का कारण यह था, ऐसा नहीं था कि उसको अपने होमलैंड से प्यार नहीं था, उसको भी था, लेकिन इस समय जो सेंट्रल एशिया है, वेस्ट एशिया में, इसमें पॉलिटिकल डायनामिक्स इतना चेंज कर चुका था कि इट वॉज नॉट सेफ फॉर हिम कि वो गजनी के अंदर रुके, उसे अपना एक नए ऑल्टरनेटिव्स को तलाशना था, ठीक है ना। और उस तलाश में ही उसे भारत बहुत एक आसान सा रास्ता दिखाई देता है, क्योंकि इस समय देखेंगे कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कोई सेंट्रलाइज पावर नहीं है, कोई यहां पर में स्ट्रांग रेसिस्टेंस नहीं है। गुर्जर प्रतिहारा के डिक्लाइन के बाद हम देखेंगे, जैसे हमने कहा था कि 960 में गुर्जर प्रतिहारा का डिक्लाइन हो जाता है, वहां पर में राजपूत आएंगे, और राजपूत जो है आपस में ही लड़ते रहते हैं। उनके लिए वो दे मार्शल कम्युनिटी था, वॉर उनके लिए समथिंग लाइक ए स्पोर्ट हुआ करता था, लेकिन यूनिटी नहीं थी, यानी कि वो आपस में लड़ते रहते थे। नतीजा ये हुआ कि इट वाज एन इनवाइटिंग सिचुएशन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स टू कम एंड एस्टैब्लिश एंड क्रिएट देयर एम्पायर इनटू इंडिया। यही दैट एक्चुअली हैपेंड एट दैट टाइम। सो नॉर्थ इंडिया में हमने देखा कि राजपूत्स हैं, दे आर द मार्शल कम्युनिटी, दे ट्रीट वॉर्स लाइक अ गेम और स्पोर्ट, यू कैन से स्पोर्ट के तरीके से उसको लेते हैं। बट क्या होता है कि इसके वजह से वो आपस में ही इतनी लड़ाई करते रहते हैं कि हमारे पास यूनिटी नहीं रही। और जब बाहर से कोई अगर आ रहा है तो उसको बड़ा आसानी से वो क्या करेगा, यहां पर में अपना विजय पताका लहराएगा और अपना राज्य का निर्माण करेगा। एंड दैट एक्चुअली हैपेंड विद मोहम्मद गोरी, ठीक है, यही उसके साथ होता भी है। उसके गवर्नर ने यहां पर दिल्ली सल्तनत को स्टैब्लिश भी करा, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो ये दो फंडामेंटल बातें हो गई, ठीक है। तो हमने देखा कि 150 साल तक लगभग उधर जो है सो पूरा का पूरा, चूंकि सेंट्रल एशिया का पॉलिटिकल डायनेमिक्स, वेस्ट एशिया का पॉलिटिकल डायनेमिक्स, पूरा का पूरा खुरासान, ट्रांसऑक्सिनिया जिसको हम लोग बोलते हैं, वो पूरा का पूरा रीजन पॉलिटिकल उथल पुथल हो रहा है, ठीक है। ये बात समझ पा रहे हैं? ये हो गया हमारे पास। और ये जो फिर आपका टर्किक रीजन था, इस वाले रीजन में हम देखेंगे, वेस्ट टर्किक रीजन में यहां पर फिर चंगेज खां का भी राइज होना शुरू हो जाएगा। तो ये पूरी कहानी चल रही है। और यहां पर सेल्जुक के बाद हम देखते हैं क्या है कि सेल्जुक के बाद हमारे पास कौन आता है, ख्वारिज़मी आ जाते हैं, ठीक है ना। सो इधर सेंट्रल एशिया में हम देखेंगे सासनिड्स ईरान वाले रीजन में, फिर सेल्जुक्स आए, सेल्जुक्स के बाद हम देखेंगे ख्वारिज़मी, जो चंगेज खां का पूरा रीजन है, जिसका एक्सपेंशन देखेंगे कि पूरा ईरान खुरासान होता हुआ अगर हम बात करें तो कहां तक जाता है, वो जाता है आपके पास ईस्टर्न जो भी हमारे पास वेस्टर्न जो टर्किक एम्पायर है, वहां तक इसका एक्सपेंशन हो गया हुआ था, जलजला था इसका, ठीक है, किसका, चंगेज खां का, ठीक है। तो देखें इधर ही छोटा सा एक स्टेट आता है ईरान के, दरअसल ख्वारिज़मी को भी वो क्या करता है, इसके ऊपर अटैक करता है, कौन, चंगेज खां, और इसके राज्य को भी अपने मिला लेता है, ठीक है। इसलिए इसका वास्ट एम्पायर यहाँ पर हमारा हो जा रहा होता है। तो हमने देखा कि मोहम्मद गोरी यहाँ पर आएगा, मोहम्मद गोरी फिर अटैक करेगा, मोहम्मद गोरी भी इंडिया में आता है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अब दोनों की कंपैरिजन को करें, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी का, तो मोहम्मद गजनवी वॉर मोर सक्सेसफुल अ कमांडर, ठीक है। देखिए इरादा दोनों का अलग अलग है, ठीक है ना, दोनों के इरादे अलग हैं बॉस, ठीक है ना। दोनों के इरादे क्या हैं, एक भारत में निर्माण करना चाहता है राज्य का, दूसरा नहीं करना चाहता है,
ठीक है। जो नहीं करना चाहता वो ज़्यादा ज़्यादा बड़ा मिलिट्री कमांडर है, लेकिन मोहम्मद गजनवी उतना मिलिट्री कमांडर नहीं है जितना मोहम्मद गजनवी हुआ करता था, ठीक है। भारत में 70 वर्ष ने अटैक किया, भारत में कभी भी वो हारा नहीं, ठीक है, लेकिन मोहम्मद गोरी को हार का सामना भी करना पड़ा, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गजनी से लेकर मोहम्मद गोरी तक की कहानी हमारी तो हो गई, ठीक है। अब मोहम्मद गोरी जब इंडिया में आता है तो आप जानते हैं कि आने के बाद यहां पर मैं मोहम्मद गोरी ठीक है, अब यहां पर मोहम्मद गोरी आ रहा है, मोहम्मद गोरी, गोरी आया, गौरी कह लीजिए, गोरी कह लीजिए, ठीक है। तो आने के बाद अब ये जो रीजन है यहां पर में वो कौन है, ये गुजरात, राजस्थान, ये जो पूरा का पूरा रीजन है वो कौन, किसका रीजन है, ये राजपूताना में तब्दील हो चुका है। राजपूताना है, ये राजपूत के क्षेत्र है, राजपूत से यहां पर में। इसी प्रोसेस में इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लड़ाइयां होती हैं, ठीक है ना, इसकी इंपॉर्टेंट लड़ाइयां होंगी, ठीक है। इसको भी थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब एक चीज और यहां मैं रोकता हूं, इसका जो स्लाइड्स आपके पास है उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊं, चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो एक तरफ हमने देखा था कि मोहम्मद गजनवी तक की कहानी हुई थी, गजनवी तक की कहानी हुई। इसके बाद फिर देखेंगे मोहम्मद गोरी आएगा, जिसकी कहानी अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। लेकिन इन बिटवीन यहां हम देखेंगे कि यहां पर एक कल्चरल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, कल्चरल डेवलपमेंट होता है इंडिया में। और इस कल्चरल डेवलपमेंट में हम देखेंगे कि टेंपल कंस्ट्रक्शन को जम करके होगा, क्या होगा, टेंपल कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से होता है। आपने देखा है कि टेंपल कंस्ट्रक्शन की शुरुआत जो होती है वो होती है गुप्ता पीरियड से, ठीक है। लेकिन ये बहुत गति पकड़ता है, ये हम देखेंगे कि इसी पीरियड में जब मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हो रहा होता है, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी के बीच में जो चैप्टर दिया गया है, इसमें हमें थोड़ा सा यहाँ पर टेंपल कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी को पढ़ना है। बहुत ही मैग्निफिसेंट यहाँ पर टेंपल्स बनाए गए थे, बड़े वेल्दी टेंपल्स हुआ करते थे, ठीक है ना, जो टेंपल्स हमने बात करा है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग टेंपल कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, बट मैं पहले आपको मोहम्मद गोरी के पास लेके चलता हूँ, ठीक है। एंड देन हम लोग टेंपल कंस्ट्रक्शन और राजपूत के राइज के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। समझ पा रही है, तुमने देखा टेंपल कंस्ट्रक्शन यहाँ हो रहा है, ठीक है, मोहम्मद गोरी यहाँ है, कहानी समझ पा रहे हैं। तो इस बीच में चैप्टर में जब आप देखेंगे, इसके चैप्टर में तो गजनवी के बाद टेंपल कंस्ट्रक्शन बताया गया है, एंड देन मोहम्मद गोरी, एंड देन राजपूत के बारे में बताया गया है, ठीक है। समझ पा रही है। तो हम लोग पहले टेंपल कंस्ट्रक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग गोरी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, ताकि एक पूरी रिदम हमारा बन जाए, ठीक है। अब देखिए साहब, ये हुआ क्या, तो हमने देखा मोहम्मद गोरी इंडिया में आया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्पायर बिल्डिंग का, एम्पायर बिल्डिंग करना चाहता है, एम्पायर बिल्डिंग का, जबकि मोहम्मद गोरी का क्या था, प्लंडरिंग का था, ठीक है। एम्पायर बिल्डिंग के लिए आता है, ठीक है। इस प्रोसेस में यहां देखेंगे कि उसका कई राजाओं राजपूतों के साथ उनकी लड़ाइयां होती है। लेकिन इस समय देखेंगे कि जो अजमेर के चौहान हैं, जिनको शाकंभरी भी कहा जाता है, इनके साथ इनकी लड़ाई होती है, ठीक है। और इस समय जो जो रूलिंग कैपेसिटी में है, यानी कि जो रूलर है, उसका नाम है पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के साथ इसकी लड़ाई होती है, और ये लड़ाई होती है कहां पर, में आप सभी लोग को मालूम है, बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के साथ हम लोग बात करें तो 2 तराइन की लड़ाइयां होती हैं, तराइन 1, तराइन 2, ठीक है। सो हम देखें मोहम्मद गोरी का यहां पर जो है, अगर हम देखें राजपूताना में, तो हम देखेंगे कि चौहानों के साथ, चौहान्स के साथ, जो कि कहां है, अजमेर में है, ठीक है, अजमेर में, ठीक है, अजमेर में है, इनके साथ इनकी जो है क्या होती है, बैटल ऑफ तराइन होता है, बैटल ऑफ तराइन होता है, तराइन होता है, ठीक है। और ये 2 बैटल होता है, एक होता है 1191 में और दूसरा होता है 1192 में, ठीक है। 1191 में और 1192 में, इसमें जो है विक्टर होता है कौन, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज थर्ड बोलिए या चौहान बोल लीजिए, इसकी जीत होती है, इनकी जीत हो गई, ठीक है ना, ही वॉज द विक्टर, ठीक है, चौहान साहब की जीत हो गई। और जो है मोहम्मद गोरी डिफीटेड हो गया, मोहम्मद गोरी की हार हो गई, ठीक है। अब हार होने के बाद और इधर जीत होने के बाद 2 बातें हैं बॉस, ठीक है ना। अगर हम देखें तो हम जीत की खुशी में मस्त हैं, हमारे पास छोटा सा भी मौका अगर मिला तो हम उसको चेरिश करने से नहीं रोकते, उस मोमेंट को चेरिश करना है अपने आराम से, हम उसको चीयर्स करते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं, ऐसा भी कुछ उस वक्त कैंप जो था, पृथ्वीराज चौहान का कैंप था, पूरा का पूरा दरबार सजा हुआ था, जो है उनके जीत की खुशी में बड़े बड़े कसीदे कढ़े जा रहे थे। इसी में आप जानते होंगे शायद एक नाम है पृथ्वीराज चौहान के साथ जुड़ा हुआ, उनका नाम है चंद बड़दाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी, बड़े वीरता का गुणगान किया गया, ठीक है ना, और पृथ्वीराज चौहान थे वहां पे, ठीक है। लेकिन इतिहास की किताबों का रेफरेंस लेते हुए जिस किताब के बारे में चर्चा कर रहे हैं वहां हम बात करें तो हम देखते क्या है कि पृथ्वीराज चौहान जीत तो गए, तो वो बिल्कुल अपने जश्न में थे, जीत के जश्न में मसरूल थे। दूसरी तरफ जो हारा हुआ था मोहम्मद गोरी, वो अपने हार को इवैल्यूएट कर रहा था,
ठीक है, जो जीता वही सिकंदर, ठीक है, और यही होता भी है, और ये वही जीतता है जो अपनी हार को भी इवैल्यूएट करता है। इन्होंने अपनी हार को इवैल्यूएट किया। दिस हैपेंस आल्सो विथ यू इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। आप प्रीलिम्स देखते हैं, मेंस देखिए, इंटरव्यू देखिए, किसी भी स्टेज पे अगर आपको नाकामी हाथ लगती है एक स्टेज को क्रॉस करने के बाद या ना भी क्रॉस करने के बाद, तो कुछ लोग बिल्कुल बिखर जाते हैं, कुछ लोग अपने आप को रिकलेक्ट करते हैं, फिर से दुगने उत्साह के साथ, दुगने साहस के साथ फिर से वो काम शुरू करते हैं और एक दिन वही जीतते भी हैं। ऐसा ही हुआ मोहम्मद गोरी के साथ भी। उसने अपनी पूरी ऊर्जा का संचय किया, ही कलेक्टेड ऑल हिज एनर्जीज, इवैल्यूएटेड हिज फेलियर्स, ठीक है ना, और उसने नई स्ट्रेटेजी बनाई और दोबारा 1192 में बैटल ऑफ सेकंड तराइन में उसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया। And this is considered as one of the decisive battles fought in India because it paved the way for the Turkish establishment in India. ठीक है ना, और इसने भारत में एक तरीके से इस बात को तय कर दिया कि दे आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। ठीक है, तो यही होता है 1192 में। ठीक है, कहानी होती है। इसी बीच में हम देखेंगे क्या कि हम देखते हैं कि एक और लड़ाई होती है 1194 में। पृथ्वीराज चौहान के बाद अगर हम लोग बात करें कि किसी की कोई अगर पावर था, दैट वाज कौन था, वो था जयचंद, जो कि कन्नौज में था, जो कि गंगटिक प्लेन में आता है। तो यहाँ भी एक चैप्टर भी आपको पढ़ना है, गंगा से लेकर के गंगटिक वैली से लेकर बंगाल तक, जो कि बख्तियार खिलजी का समय चलेगा, बंगाल तक जाएगा, जहाँ हम देखेंगे मोहम्मद गोरी का ही एक मिलिट्री कमांडर बख्तियार खिलजी जो बंगाल तक को रौंदेगा। ठीक है, तो उसी में हम देखते क्या है कि यहाँ पर मोहम्मद गोरी 1194 में चंदावर की लड़ाई लड़ता है। ठीक है ना, सो 1194 में एक और बैटल होता है जिसका नाम है बैटल ऑफ चंदावर। ठीक है ना, सो 1194 में एक बैटल होता है, दैट इज बैटल ऑफ चंदावर। ये बैटल ऑफ चंदावर, ये एटा, ये करीब का रीजन है चंदावर, चंदावर। ठीक है, और इसमें इसने क्या किया, डिफीट किया किसको, जयचंद को, जो गहरवाल किंग है जयचंद। और इसी गहरवाल किंग की एक बेटी है जिसका नाम है संयोगिता, जिसको बताया गया कि पृथ्वीराज चौहान ने उनको किडनैप कर लिया था, सी एलॉप्ड विथ पृथ्वीराज चौहान, और ये पूरी कहानी पृथ्वीराज रासो में लिखी गई है। ठीक है, तो एक गहरवाल किंग है। ये सब कहानी में हमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स में इसकी हिस्टोरिसिटी कितनी है, कितना नैरेटिव है, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट एस्पेक्ट। बट हमें यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए कि पृथ्वीराज चौहान के बाद एक तो पृथ्वीराज चौहान को ही इस वक्त हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए था, वो सपोर्ट पृथ्वीराज चौहान को शायद उतना नहीं मिल पाया और पृथ्वीराज चौहान जी की उनकी हार हो गई। ठीक है, लेकिन दूसरा उनके बाद अगर चौहानों के बाद किसी के पास पावर था तो वो था गहरवालों के पास, और गहरवाल किंग इस वक्त कौन है, जयचंद। जयचंद ने भी क्या किया था, बहुत स्ट्रांग रेसिस्टेंस देने की मोहम्मद गोरी को कोशिश करी थी चंदावर की लड़ाई में 1194 में, लेकिन यहां भी उसकी हार हो गई। और चंदावर की लड़ाई में हारने के बाद, भारतीयों के लड़ने के बाद, ये बिल्कुल ही तय हो गया कि अब भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाएगी। मोहम्मद गोरी भारत आ रहा है, भारत को जीत रहा है। ठीक है, और यहां पर जीतने का वो अपने गवर्नर्स को यहां पर अपॉइंट करता चला जा रहा है। उसके गवर्नर्स में अगर हम लोग बात करें तो आपने नाम सुना होगा, यालदौज, कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कुछ नाम हैं जिनको हर जगह वो क्या कर रहा है, अपॉइंट करता चला जा रहा है। इसी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पास जो जिम्मेदारी थी वो थी कहाँ की, वो थी आपके पास दिल्ली की, दिल्ली वाला ये पूरा इलाका लाहौर वाला था। कुबाचा, यालदौज को भी जिम्मेदारी दी गई थी इस तरफ देखने के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये सब उसके मिलिट्री कमांडर हैं, और एक मिलिट्री कमांडर और है जिसका नाम है बख्तियार खिलजी। जो बख्तियार खिलजी क्या करेगा, वो दिल्ली, यूपी होता हुआ, बिहार होता हुआ बंगाल तक चला जाता है, और इसी प्रोसेस में जाने के क्रम में उसने क्या किया कि लूटमार करने के इरादे से नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो इतनी भी यूनिवर्सिटी हैं, इन सभी को तोड़ा। वो कभी ये मानने को तैयार ही नहीं था कि दे आर द सेंटर्स ऑफ लर्निंग, ये यूनिवर्सिटी हैं, ये शिक्षा के स्थल हैं, वो मानने को तैयार ही नहीं था। वो इतने मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स हैं, उसको लगता था क्या कि ये कोई महल है और मेरे आने की खबर सुनते हुए राजा भाग चुका है और खजाना इधर ही कहीं गड़ा हुआ होगा, यहीं कहीं छिपा हुआ होगा, और उसी खजाने को निकालने के लिए जो भ्रम था उसके पास, ठीक है ना, उसको निकालने के लिए उसने क्या किया, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया नालंदा यूनिवर्सिटी को, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को, उदयपुरी यूनिवर्सिटी को, इन सभी को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है ना, और डिस्ट्रॉय करता हुआ आगे बढ़ता है और कहां तक जाता है, जाता है बंगाल तक। और बंगाल में इस समय देखते हैं शासन होता है सेन वंश का, और सेन वंश का एक शासक है जिसका नाम है लक्ष्मण सेन, उसको भी डिफीट करता है, एंड ही वाज द लास्ट हिंदू किंग ऑफ कौन, बंगाल, जिसको वहां डिफीट करने के बाद बख्तियार खिलजी वहां भी इस्लामिक स्टेट को फॉर्म करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सो इसका मतलब क्या है कि हमने ये देखा कि जैसे हम लोग यहां आ रहे हैं तो मोहम्मद गोरी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। मोहम्मद गोरी जिसका इरादा क्या था, भारत में राज्य निर्माण करने का, तो उसने क्या किया, उसके जितने भी कमांडर्स हैं उसमें है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक नाम है, ऐबक है, यालदौज है, यालदौज है, कुबाचा है, कुबाचा है, और इसी में एक नाम है बख्तियार खिलजी का,
बख्तियार खिलजी का। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं, बख्तियार खिलजी है, समझ पा रहे हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक यही क्या होगा, उसके डिमाइस के बाद दिल्ली सल्तनत को स्टैब्लिश करेगा। ये लोग नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ही रहेंगे। और ये बख्तियार खिलजी है, ये क्या करेगा, ये आगे बढ़ेगा। ये आगे बढ़ता हुआ यूपी आएगा, यूपी से ये बिहार जाएगा, बिहार से जाकर के ये आगे बढ़ता हुआ बंगाल तक जाएगा। बंगाल में आने से पहले इधर हम देखें तो यहाँ बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इसको डिस्ट्रॉय करेगा, नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करेगा, नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करेगा, उदंतपुरी, उदंतपुरी यूनिवर्सिटी, इन सभी को डिस्ट्रॉय करेगा। सो ही डिस्ट्रॉयड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी एंड उदंतपुरी यूनिवर्सिटी। आगे बढ़ेगा तो बंगाल में इस समय जो रूल कर रहा था वो कौन था, रूलिंग कैपेसिटी में कौन है, वो है सेन डायनेस्टी। और सेना डायनेस्टी वाज अ हिंदू डायनेस्टी, ठीक है ना, ये हिंदू डायनेस्टी है। और इसका जो इस वक्त किंग है उसका नाम है कौन, लक्ष्मण, लक्ष्मण सेना। एंड ये लक्ष्मण सेना है, ये लास्ट हिंदू किंग है बंगाल का, ऑफ बंगाल। बात समझ पा रहे हैं, यही बख्तियार खिलजी इनको जाकर के डिफीट करेगा। ठीक है, और फाइनली हम देखते हैं कि एक बार जब 1205 में मोहम्मद गोरी भारत आ रहा होता है, 4-5 में, ठीक है ना, 4-5 में यहाँ आता है, तो यहाँ से जब आने के बाद वो वापस जा रहा होता है तो अफगानिस्तान के पास ही सिंध में, थट्टा बोलते हैं एक जगह, सिंध में ही एक जगह कहते हैं, नॉर्थ थट्टा, सिंध में ही जो लौटते वक्त हम देखते हैं क्या है कि एक अफगान के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। और 1206 में फिर हम देखेंगे कि क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग बात करें तो दिल्ली सल्तनत को इस्टाब्लिश कौन करेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में इस्टाब्लिश करेगा। ठीक है, 1206 ईस्वी में करेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं, ये कहानी हो गई। अब यहीं पर एक चीज जिम्मेदारी और समझ लीजिए कि ये सब इस्लामिक स्टेट फॉर्म हो गया, ठीक है ना, गुरीद्स हो गए, गोर्स हो गए, ये सब कौन है, टर्किक पीपल है, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ये। अब ये जो लोग हैं टर्किक पीपल है, ठीक है, जिनका इस्लामीकरण हो चुका है, ये सब के सब कौन है, जिनका कि पर्शियनाइजेशन हो चुका है। और जो खलीफा है वो अपना पावर खत्म कर चुका है, कौन सा पावर, पॉलिटिकल पावर। अब वो केवल क्या देगा, आशीर्वाद देगा, मैनुमेशन देगा, रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। और यही देखेंगे दिल्ली सल्तनत में कई सुल्तान होंगे जो कि इनसे अब्बासिद खलीफा, ये जो खलीफा बच गए हैं, बगदाद के खलीफा जो कि अब्बासिद खलीफा का ही बचा खुचा हुआ रूप है, वहां से क्या आएगा, मैनुमेशन लेगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने क्या किया था, उसने कोई मैनुमेशन नहीं लिया था खलीफात से, बल्कि लेता कौन है, इल्तुतमिश। इसलिए इल्तुतमिश को बोलते हैं कि ही इज द फर्स्ट लीगल हायर ऑफ, लीगल सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो अब ये बात समझ पा रहे हैं ये। तो हमने देखा क्या कि यहां पर जो कहानी अभी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस समय आते आता है जो कैलिफ था, कैलिफ, जो कैलिफेट है वो डिक्लाइन कर चुका है, कैलिफेट का डिक्लाइन हो गया है। ठीक है, अब जो पावर है तो अब्बासिड्स डिक्लाइन कर चुके हैं, लेकिन पॉलिटिकल पावर है, लेकिन अभी भी अब्बासिद खलीफास बने हुए हैं, बगदाद में उनका सेंटर है, ठीक है ना, जो है एक्टिविटी, लेकिन वो कौन है, केवल रिलीजियस हेड है। सो इनका पावर डिक्लाइन कर गया, तो डिक्लाइन का मतलब दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल पावर डिक्लाइन किया, लेकिन अभी भी ये कौन है, रिलीजियस हेड तो है ही, ठीक है। इसलिए रिलीजियस हेड होने की वजह से ये क्या करेंगे, मैनुमेशंस ग्रांट करेंगे, मैनुमेशंस यानी कि आपको रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ ठीक है आप लीगल हैं, कि आप रूल कर सकते हैं, मैनुमेशंस ग्रांट करेंगे ये, ठीक है, ग्रांट करेंगे, ठीक है। और यही कारण है कि जब 1206 में हम देखते क्या है कि हमारे पास दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश हो गया 1206 में, तो हमारे पास क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, कुतुबुद्दीन होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, कोई इनसे मैनुमेशंस नहीं लिए, ठीक है, बल्कि जो पहला सुल्तान है जिसने मैनुमेशन लिया दैट वाज इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। ये आगे चर्चा भी मिलेगी हमें, ठीक है, ये पहली बार क्या लेता है, मैनुमेशंस लेता है, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं कि ही बिकेम द फर्स्ट लीगल सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, अब इस सुल्तान की कहानी भी समझिए, ठीक है, यहां पर हम लोग लिखेंगे, बाकी अगले चैप्टर हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे, तो ये चर्चा शायद फिर से वहां पर होगी, हमारे साथ होगी, हम लोग चर्चा करेंगे, इसको चर्चा आम करेंगे हम लोग, होगा हमारे लिए ये जरूरी है कि हम लोग ये बात करेंगे वहां पे, ठीक है। इसको यहीं रोकेंगे, ठीक है, हम यहां पर रोकेंगे इसको, और हम बात करेंगे कि बीच में कोई डेवलपमेंट हुआ, दो डेवलपमेंट और समझना है कि अब हम देखते हैं कि एक तरफ तो टर्किश एस्टैब्लिशमेंट हो गया इंडिया में, हो गया, इरादा भी हमने समझ लिया, मोहम्मद गजनवी का क्या इरादा था, गोरी का क्या इरादा था। लेकिन बीच में देखेंगे 1000 से लेकर 1200 का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में लगभग टेम्पल कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होता है। टेम्पल कंस्ट्रक्शन होने के पीछे कारण भी था, ठीक है, कई राजपूत स्टेट्स थे, ठीक है ना,
फेडरलिज्म भी था, ठीक है, सब कुछ चल रहा था यहाँ पे। तो कई बार हम देखेंगे कि यहाँ पर कई जो है सो टेम्पल कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी होती चलेगी। नॉर्थ इंडिया में हम देखते हैं तो नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, साउथ इंडिया में द्रविड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, और हम देखेंगे कि सेंट्रल इंडिया में भी वैसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास क्या होता है, टेम्पल कंस्ट्रक्शन का काम होता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। इतनी बातें सभी लोग समझ गए, इज इट क्लियर, पक्का वाला। तो इसको थोड़ा हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। बाकी चीजें मैं थोड़ा सा आपको स्लाइड पे एक बार दिखा देता हूं कि आप जितनी भी बातों को देखेंगे जो हम लोग अभी बात कर रहे थे वो मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं कि ये सारी बातें आपके पास हैं जो हमें डिस्कस करना है साहब, ठीक है। सो एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा, गजनवीज देख लिया, राजपूत स्टेट देखना है, इसका टर्किश कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया भी हमने देख लिया, बैटल ऑफ तराइन भी हमने देख लिया, टर्किश कॉन्क्वेस्ट ऑफ गंगा वैली बिहार और बंगाल तक की कहानी यानी कि बख्तियार खिलजी की भी कहानी हो गई हमारे पास। अब हमें देखना है ये कि बीच में एक है यहाँ पर टेम्पल कंस्ट्रक्शन, वो हमें देखना है, और दूसरा राजपूत स्टेट्स के बारे में बात करना है, ठीक है ना, थोड़ा सा, और फिर उनके डिफीट ऑफ द राजपूत। इतनी बातें अगर हम लोग कर लेंगे तो फिर हमारी ये कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी बातें अब्बासिद कैलिफेट से, सारी बातें जो भी मैंने बातें कही हैं, जब आपके पास ये पीडीएफ जाएगा तो ये चीजें आपके पास उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है। सो अब्बासिद कैलिफेट्स भी हैं, इस्लामाइज्ड टर्क्स, ये टर्म्स वगैरह भी आप बिल्कुल क्लियर अब समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा हैंग कर गया है, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। ये हम लोग देख लेते हैं, ये सारी चीजें हैं आपके पास, टर्किश ऑनस्लट्स, ये सारी चीजें हमने देख लिया, न्यू स्ट्रगल, गजनवीज के बारे में भी बात कर लिया हमने, ठीक है। ये सारी बातें हमारी चीजें चर्चा हो गई हैं, ठीक है ना। अल्पगिन, सुबितगिन, सबके बारे में हमने बात किया, अल्पतगिन, सुबितगिन, गजनवीज, सारी बातें हमारी हो चुकी हैं, ये हमने कर लिया। फिरदौसी के बारे में भी हमने चर्चा कर लिया, शाहनामा इसने लिखा था, ठीक है ना, शाहनामा। सो फिरदौसी का जो पर्शियन रेनेसां, इसको ईरानियन रेनेसां भी बोलते हैं, ये सारा चीज डिस्कशन हमारा हो रखा है, ये हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने बात कर ही लिखी है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ हिंदू शाही डायनेस्टी, ये भी हमने बात कर लिया, हिंदू शाही डायनेस्टी के में जयपाल के बारे में हमने बात किया था। इससे पहले हम जो है सो आनंदपाल के बारे में, जयपाल सन आनंदपाल टुक ओवर एज द न्यू रूलर जयपाल के बाद, ठीक है। सो ये बातें हो गई हमारे मोहम्मद। हाँ, शायद मैंने एक यहाँ मेरे से वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, इसको कल ये बोलने के क्रम में हो गया था कि जयपाल का सन है आनंदपाल, जयपाल सन आनंदपाल, तो जयपाल वाज द फर्स्ट किंग, देन वाज आनंदपाल, वो शायद मैंने बोलने के क्रम में बोल दिया था, इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिएगा, जयपाल के आनंदपाल, ठीक है ना, ये याद ध्यान रखिएगा। नाउ यहाँ पे बैटल ऑफ वाहिंद सब कुछ हो गया अपना, ममुद्स इंडिया में कैंपेन हो गया हमारे पास। अब ये कैंपेन के बारे में हमने देख ही लिया था, ये सारा का सारा कैंपेन जो है वो कई जगहों पे होता है, मोहम्मद मोर देन जस्ट अ रेडर, ये भी हमने बात कर ही लिया है। सेल्जुक एम्पायर के बारे में हमने बात किया, डिक्लाइन ऑफ गजनवीड्स के बारे में हमने बात किया। राजपूत स्टेट्स आइए पहले हम लोग बात कर लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है ना। अब देखिए राजपूत स्टेट्स के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लें, तो इसको भी मैं समझा ही देता हूं आपको, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए होता क्या है, देखिए क्या है कि राजपूत के बारे में मैं क्लियर कर दूं, राजपूत के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये राजपूत कैसे आए, तो आप देखते हैं क्या है हमारे पास, को समझिए, एक प्रोसेस को समझिए। क्षत्रियास थे पहले, जो हमारे पास वर्णा अरेंजमेंट था, वर्णा व्यवस्था थी, उसमें हमारे पास कौन थे, वर्णा सिस्टम में, वर्णा सिस्टम में अगर हम देखें तो हमारे पास कौन है, हमारे पास ब्राह्मणाज हैं, ब्राह्मणाज के क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय के बाद हमारे पास कौन है, हमारे पास वैश्य हैं, एंड देन हमारे पास शूद्राज हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि डिफरेंट काइंड ऑफ मैरिजेस एंड डिफरेंट सोशल प्रोसेस के कारण कई तरीके का हम देखेंगे ब्लड का मिक्सचर होता है और कई कास्ट आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ कास्ट का प्रोलिफरेशन होना शुरू हो गया, बट दे आर द ओरिजिनल क्या है, वर्णास, ठीक है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य थे, और बाद में हमने शूद्राज को भी शामिल कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्षत्रियाज हैं, ठीक है, लेकिन इस समय आते आते तक हमें कौन दिखाई देते हैं, राजपूत्स, ये राजपूत्स दिखाई देते हैं, ठीक है ना, राजपूत्स, ठीक है। क्या क्षत्रिय ही पूरी तरह से राजपूत हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अभी, ताकि इस समय के हम सोसाइटी के एस्पेक्ट को भी समझ पाए। तो जैसे हम लोग क्षत्रियाज से राजपूत की कहानी समझने की कोशिश करेंगे, ये जब हम ट्रैवल करेंगे यहां से यहां तक की कहानी कि क्षत्रियाज ही क्या राजपूत थे, राजपूत ही क्षत्रिय थे, इनको समझ लेंगे अगर हम, तो हम इस समय के सोशल प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे, सोशल डेवलपमेंट को समझ पाएंगे हम, ठीक है ना। इस समय के कई कोलैबोरेशंस को समझ पाएंगे, नेक्सस को समझ पाएंगे, अलायंसेस को समझ पाएंगे, ठीक है, उसके पूरे तर्क को हम लोग समझ पाएंगे, फिर और बेहतर तरीके से उस समय के समाज को हम लोग समझ सकते हैं। तो देखा कि हमने यहाँ क्षत्रियाज हैं, ठीक है, क्षत्रियाज हो गए। अब होता क्या है कि क्षत्रियाज तो यहां पर हैं, ये दे आर कौन, प्योर आर्यन, कौन है, सोशल हायरार्की से हैं।
तो जो आर्यन हायरार्की है, सोशल हायरार्की, आर्यंस की सोशल हायरार्की है, उससे है ये, हायरार्की से, ठीक है, एक वर्ण है ये, वन ऑफ द वर्णास। लेकिन हम देखते क्या है कि जहां पर हम देखा कि जो ब्राह्मणास हैं उनका काम है पढ़ना पढ़ाना, क्षत्रिय का काम है छत्र उठाना, प्रोटेक्ट करना। लेकिन हम देखेंगे कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड से ही हम देखते हैं ये है कि हमारे पास कई बाहर से पॉलिटिकल एलिमेंट्स आ गए। इंडो ग्रीक्स आए, पार्थियंस आए, सीथियंस आए, कुशानाज आए, ठीक है। अब बाहर से इसका मतलब क्या है कि बाहर से भी कई फॉरेन डायनेस्टीज भी इंडिया में आ रही हैं, उनका इस सोसाइटी में सिमुलेशन भी हो रहा है, और वो किसका काम कर रहे हैं, क्षत्रियास का काम कर रहे हैं। तो अब ये हुआ कि इस सोसाइटी में जब आप सिमुलेट हो रहे हैं तो आपको रिकॉग्नाइज भी करवाना होगा, और रिकॉग्निशन के लिए आपके पास कोई ना कोई होना चाहिए। ये होंगे कौन, ये होंगे ब्राह्मण देवता, ठीक है, ब्राह्मण देव होंगे जो आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो हम देखेंगे कि ये जो जरूरत थी किसकी, जो न्यू रूलिंग कम्युनिटी आई है, जो रूलिंग जो क्लास आया है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और इसी रिकॉग्निशन के प्रोसेस में हम देखेंगे क्या कि एक तरीके का कि ये जो रूलिंग कम्युनिटी है और जो ब्राह्मणास हैं उनके बीच में एक अलायंस धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नाउ ब्राह्मणास विल गेट इंपॉर्टेंट पोजीशंस, जो है सो गुड डोनेशंस, लाविश डोनेशंस उनको मिलेंगे, लैंड ग्रांट्स मिलने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है, जो गुप्ता पीरियड से बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट करना शुरू करेगा और इस समय तक आते आते बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अब ये जो राजपूत हैं इनको कौन क्या होना होगा, ये जो राजा के पुत्र हैं, राजपूत का मतलब राजा के पुत्र हैं, ठीक है ना, लेकिन काम किसका करें, क्षत्रियास का। तो ये दे आर फ्रॉम द प्योर वर्ण सिस्टम, आर्यन से आ रहे हैं। अब क्या है कि क्षत्रिय का काम करने वाले और भी कई लोग हो गए, क्षत्रियास तो ओरिजिनली हैं, इसके अलावा कई और लोग हो गए जो कि क्षत्रिय का काम करें, दे आर कॉल्ड राजपूत्स, ठीक है ना, यानी कि राजा के पुत्र। इफ वी कैनॉट टर्म देम क्षत्रिय एज अ होल, तो हम उनको क्या करेंगे, उनको राजपूत्स बोलेंगे, राजा के पुत्र बोलेंगे, क्योंकि राजा का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब राजा क्या काम जब कर रहे हैं तो इनको क्या करना होगा, अब ये रूलिंग कैपेसिटी में तो आ गए, अपने पावर से अपने स्किल से जो भी गए, ये रूलिंग कैपेसिटी में तो आ गए। लेकिन अब जो क्वेश्चन था वो क्या था, किसका, रिकॉग्निशन का। तो रिकॉग्नाइज कौन करेगा, रिकॉग्निशन का, यानी कि जो इंडियन सोसाइटी में है, रिकॉग्निशन इन इंडियन सोसाइटी के लिए इनको क्या करना होगा, इंडियन सोसाइटी, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट आ गए, ठीक है, समझ पा रही है। अब इनको कौन दिलवाएगा, ठीक है, देन कम्स ब्राह्मणास, ठीक है ना। तो ये कौन होंगे, ब्राह्मणास, ठीक है। और ब्राह्मणास के साथ अगर हम देखेंगे तो इनका अलायंस आना शुरू हो जाएगा, और यहीं पर क्या होगा, एक अलायंस बनेगा, अलायंस विद दिस रूलिंग कम्युनिटी, अलायंस विद रूलिंग, न्यू रूलिंग कम्युनिटी, रादर वी कैन से रूलिंग कम्युनिटी से इनका क्या होगा, इनके अलायंस बनने शुरू हो जाएंगे। सो देयर वाज अ नेक्सस, एक अलायंस कह लीजिए, सिस्टम बनेगा जो राजपूत के समय बहुत ज्यादा दिखाई देगा। और ऐसे ब्राह्मणास को बहुत ही ज्यादा लाविश डोनेशंस दिए जाएंगे, लैंड ग्रांट्स दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट पोजीशंस दिया जाएगा, ठीक है ना, सोसाइटी में उनका पोजीशन और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। ब्राह्मणास के पोजीशन का स्ट्रांग होने का मतलब कि जो ब्राह्मणिज्म है दैट विल मोर रिजिड नाउ। इसका मतलब जो भी हमारे पास जो भी स्मृति साहित्य हैं, जो लिटरेचर हैं, जो हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट है, दैट विल फर्दर क्या होगा, वो कॉन्सोलिडेट करेगा इंडियन सोसाइटी में, ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं। यानी कि जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर है दैट विल गेट मोर कॉन्सोलिडेटेड इन द इंडियन सोसाइटी विद दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स, ठीक है ना, क्योंकि ब्राह्मणास हैं तो ब्राह्मणास का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे पास हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट्स होंगे, स्मृतिज होंगे, जो हिंदू लॉज होगा, वो सबका सब स्टैब्लिश करेगा, ठीक है। और ये कनेक्शन जो है, कनेक्शंस भी हमें दिखाई देगा राजपूत एंड किसके बीच में, ब्राह्मणास के बीच में, ठीक है। और यही कारण है कि देयर वर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स वर प्रपोज्ड, ठीक है ना, इन रिगार्ड टू द ओरिजिन ऑफ राजपूत्स, ठीक है ना। एक इसी में एक है अग्निकुंड थ्योरी, ठीक है ना। अग्निकुंड थ्योरी में बताया गया कि एक बार ऋषि वशिष्ठ जो है माउंट आबू के पर्वत के ऊपर में क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, ठीक है ना, और उनका यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है, दे आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेमॉन्स, राक्षस हैं जो उनके यज्ञ को बर्बाद कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, इंप्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, यज्ञ में आहुति दी और उन्हें 4 दिव्य पुरुषों की स्थापना करी। और ये 4 दिव्य पुरुष, जिसमें चौहान भी हैं, प्रतिहाराज भी हैं, ठीक है ना, ये कौन है, ये 4 दिव्य पुरुष जो आएंगे वो कौन है, राजपूत हैं, ठीक है ना। इसका मतलब दिस स्टोरी इज व्हाट, दिस स्टोरी इज समथिंग दैट इज टू रिकॉग्नाइज, ठीक है ना, राजपूत्स इन इंडियन सोसाइटी, ठीक है। तो ये आपने देखा एक ब्राह्मण के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, ऋषि वशिष्ठ के द्वारा किया जा रहा है, और ये 4 दिव्य पुरुष जो उत्पन्न हुए, इसका मतलब क्या है, दिस वाज सम काइंड ऑफ रिकॉग्निशन दैट वाज गिवन टू द दिस कम्युनिटी इन इंडिया, राइट, आर यू गेटिंग मी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। सो वी आर नॉट गोइंग इनटू एनी काइंड ऑफ डिस्कशन, रादर वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द टर्म क्षत्रिय मीन फॉर यू एंड व्हाट इज कॉल्ड राजपूत्स, ठीक है ना। तो आपको अगर कभी ऐसा कोई पूछ ले इंटरव्यू में कि क्षत्रिय और राजपूत में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना, देन आपको विदाउट एनी बायसेस, ठीक है ना, विदाउट कीपिंग एनी काइंड ऑफ बायसेस इन योर माइंड,
आपको पता होना चाहिए कि जो क्षत्रियाज हैं ये कौन है, ये आपके आर्यंस जो हैं, या मतलब जो आर्यन जो सोशल ऑर्डर था, जो वर्णास थे, वहां की कहानी है। और दूसरी तरफ देखेंगे राजपूत के बारे में अगर हम लोग बात करें तो राजपूत क्या है, इट्स अ लेटर डेवलपमेंट जो कि क्या करें, क्षत्रिय का काम कर रहे हैं, बट इसमें देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ द ब्लड्स आल्सो। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? तो ये आपको बात याद रखना होगा। ठीक है, और इसी का हम देखेंगे इसमें कई छोटे बड़े कई राजपूत स्टेट्स आते हैं, कलचुरी आते हैं, चंदेल आते हैं, चौहान आते हैं, परमार आते हैं, सोलंकीज आते हैं, तमाम जो है स्टेट्स आपको यहाँ पर घरवाल्स आते हैं, चंदेलास को ही सोलंकी भी बोलते हैं। तो ये स्टेट्स आपके पास फॉर्म करेंगे, तो राजपूत स्टेट्स हमारे पास यहाँ पर बनने शुरू हो गए। और इन्होंने, जैसा मैंने आपसे कुछ देर पहले ही बताया था, कि ये लोग जो है बैटल को क्या कर समझते हैं, वॉर को क्या समझते हैं कि स्पोर्ट की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए आपस में इनकी लड़ाइयाँ भी होती रही। और यही कारण था कि वॉरिंग कम्युनिटी होने के बावजूद भी हम लोग क्या किए, अपना एक ज्वाइंट फ्रंट नहीं बना पाए, और हमने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दिया टर्क्स को कि इंडिया में आके अपना पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट करें। सो दिस इज व्हाट वाज अरेंजमेंट ऑफ द राजपूत्स, इमरजेंस ऑफ राजपूत्स। ठीक है, और इसी समय देखा कि एक तरीके का अलायंस होता है, अलायंस के कारण ब्राह्मणिकल ऑर्डर्स आपको ज़्यादा दिखाई देंगे, यानी कि जो भी आपके अंदर सोशल रिस्ट्रिक्शंस है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको स्ट्रांगली अपीयर होता हुआ दिखाई देगा। दैट इज द एस्पेक्ट। नाउ अब जितने भी राजपूत स्टेट्स हैं इसमें देखेंगे कि कई तरीके के हमारे यहाँ टेम्पल कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी भी होती है। ठीक है, तो यही बातें साहब हम लोगों ने यहाँ पे करी थी। जो चौहान्स बेस्ड इन अजमेर हो गए हमारे पास, गारवाल्स के बारे में, जैसे जयचंद के बारे में, कन्नौज के बारे में बात करा। ठीक है, गजनवीद इन सभी के साथ होता है। राजपूत सोशल ऑर्डर के बारे में बात करें तो हम लोग देखेंगे अपने आपको डिफरेंट क्लैन से ये कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना, और इनका जो एसोसिएशन है लैंड फैमिली ऑन ऑनर, इनके लिए सबसे बड़ी बात होती है। लैंड का मतलब बोलते हैं ना, जो बोलते हैं कि जो वीर होता है वही जो है वसुंधरा भोगता है। ठीक है ना, लैंड के प्रति इनका अटैचमेंट दिखाई देता है। ठीक है ना, इसके बाद अपने फैमिली दैट इज कॉल्ड क्लैन और ऑनर के लिए ये अपना कुछ भी कर सकते हैं। सो दिस आर व्हाट वी राजपूत सार। ठीक है ना, वी राजपूत सार। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं। सो यही पर उनका है, प्रॉस एंड कॉन्स भी इनके दोनों की बातें थी। राजपूत्स जो है व्यू करते हैं वॉर को एज अ स्पोर्ट। ठीक है ना, इसलिए बैटलफील्ड होता रहता है। इसलिए देखेंगे कि एक तरीके का जो है द चैंपियंस ऑफ हिंदुइज्म एंड पैटर्न्स ऑफ ब्राह्मणास बनेंगे कौन, राजपूत्स बनेंगे, क्योंकि वो जो अलायंस वाली बात बताई है दैट इज वेल डिटेल्ड ओवर हियर। ठीक है, अब आइए हम देखेंगे क्या कि ये जो पीरियड था हमारे पास 8 से लेकर के 12th सेंचुरी तक का, ठीक है ना, इसमें हम देखेंगे टेंपल कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होता हुआ नजर आता है। ठीक है, सो 8 to 12th सेंचुरी के बीच में जो टेंपल कंस्ट्रक्शन है वो हम लोग बात करें। एंड देन सेकंड लास्ट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस और कवर, वो क्या होगा, डिक्लाइन ऑफ राजपूत्स। ये दो बातें अब रह गई हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो उसको भी कर लेते हैं, लगे हाथ, क्या दिक्कत है। ठीक है, सो देखिए हमारे पास अगर हम लोग बात करें तो होता क्या है कि 3 ज्योग्राफिकल लोकेशन में 3 डिफरेंट हमारे पास टेंपल कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी होती है। अगर हम लोग बात करें नॉर्थ इंडिया में, तो नॉर्थ इंडिया में हमारे पास है नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, साउथ इंडिया में हमारे पास है द्रविड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। और ये द्रविड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है वो एक पल्लव स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर था, पल्लवाज थे, वही आपका निष्कर्ष आता है, यानी कि क्लाइमेक्स उसका द्रविड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में, जो कि चोला पीरियड में होता है। ठीक है, एंड एक है हमारे पास सेंट्रल इंडिया में, या क्या है वेस्ट इंडिया में, दैट इज कॉल्ड वेश्रा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा पढ़ने जैसा कुछ बात होगा, इसको हम पढ़ देते हैं ऐसे करके, स्लाइड को पढ़ने जैसे कुछ बातें होंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे कि हमारे पास जो भी आज हम देखेंगे कि 8 से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में, और खासकर 10वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में भारत में जो भी टेंपल देखते हैं ना, वो इसी पीरियड का है, यानी कि 10th से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में अगर हम देखें स्पेशली। ठीक है, तो जो भी टेंपल्स हैं क्रिएशन, वो सम ऑफ द टुडेज मोस्ट स्प्लेंडेड टेंपल्स वो इसी समय आपके पास बनाए गए। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में हमारे पास नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है। ठीक है ना, नॉर्थ इंडिया के अंदर, दैट इज नॉर्थ इंडिया। ठीक है, एंड क्या देखें, ऑन द दक्कन वेयर द प्राइमरी सेंटर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब आइए इसमें मैं इसको थोड़ा सा मैं इसी को इलाबोरेट कर देता हूं ताकि आपको नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए क्या है कि मैं आपको बता के ही बताता हूं, ज्यादा समझ लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। देखिए क्या होता है कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया दैट इज कॉल्ड गर्भगृह का। ठीक है ना, गर्भगृह, यहां पर हमारे पास मेन डिटी आ गए। ठीक है, मेन डिटी आ गए, इनके ऊपर हमने क्या कर दिया, हमने शिखर बनाया। ठीक है, ठीक है, शिखर बनाया, इसके ऊपर ये एक चक्र जैसा दैट इज कॉल्ड आमलक स्ट्रक्चर है। इसी के ऊपर हम देखते हैं कि यहां पर हमारे पास कैपिटल है दैट इज कॉल्ड कलश, ये हमें दिखाई देते हैं। और यहां पर हम देखेंगे जनरली क्या है कि आप इन जनरल देखेंगे कि कर्वी लीनियर आपको ये जो है टेंपल टावर दिखाई देता है, कर्वी लीनियर। ठीक है ना, कर्व लिया, कर्वी लीनियर टेंपल टावर कर्वी लीनियर है। ठीक है, जो गर्भगृह दैट इज कॉल्ड सैंक्टम सैंक्रोटम, इनके सामने जस्ट जो है असेंबली हॉल होता है, जो कि हमारे पास क्या होता है, एक पिलर्ड हॉल होता है। कुछ जगहों पे आप देखेंगे क्या कि इसको बोलते हैं मंडपास, मंडप।
ठीक है, दिस इज कॉल्ड शिखर, शिखर, ठीक है, ये हमारे पास आमलक, आमलक, और दिस इज योर कलश। ये नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में है कलश, जो एक जनरल फीचर है, ठीक है। कई जगहों पर हम देखते हैं क्या है कि इसके साथ साथ आपके पास क्या नॉर्थ इंडिया के कई रीजनल वेरिएशंस भी हैं, तो इसके कई सब स्कूल्स भी हैं, जैसे खजुराहो स्कूल है, ओडिशा स्कूल है, ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पर में कि डिफरेंट स्कूल्स भी आपके पास रीजनल वेरिएशंस की वजह से आते हैं। तो ये हो गया पिलर्ड हॉल, दैट इज कॉल्ड मंडपा। मंडप के आगे कई जगह आप देखेंगे कि अर्ध मंडपा का भी कॉन्सेप्ट है, अर्ध मंडपा का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दिस आर कॉल्ड अर्ध मंडपा, अर्ध मंडपा, मंडप। जनरली जो टेंपल होता है वो क्या होता है हमारे पास, वो एक अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पे होता है, अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, दैट इज ऑन अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म। कई जगहों पे इस अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म को जगाती भी बोला गया है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म हमारे पास है, ठीक है। जनरली इसका एक फीचर क्या होता है कि ये बाउंड्री वॉल से जनरली घिरा नहीं होता है नॉर्थ इंडिया में नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, लेकिन कुछ रीजनल वेरिएशंस भी हैं जहां पर देखेंगे ह्यूज वॉल्स भी आपको दिखाया गया है, ठीक है, एंड गेटवेज भी हैं, ठीक है, जनरली। लेकिन यहां पर देखेंगे कि जो वॉल का कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ही क्या है, लेस प्रोमिनेंट है, ठीक है ना, दैट इज नॉट प्रोमिनेंट, ठीक है। गेटवेज वगैरह भी बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। दूसरा क्या है, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर में टेंपल प्रीमाइसेस में वाटर टैंक का कोई प्रोविजन नहीं होता है, वाटर टैंक का प्रोविजन नहीं है। सो दीज आर द फीचर्स, जनरल फीचर्स ऑफ व्हाट आई से इज ऑफ नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। जब द्रविड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में आते हैं तो हम देखेंगे क्या कि यहां पर में जैसे ये आपको कर्वी लीनियर दिख रहा है ना शिखर, दैट को टेंपल टावर क्या है, कर्वी लीनियर है, कर्वी लीनियर, ये है टेंपल टावर हमारे पास, टेंपल टावर। लेकिन जैसे हम लोग द्रविड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में आते हैं तो ये हमारे पास स्टेप लाइक दिखाई देगा। स्टेप लाइक दिखाने का मतलब क्या हो गया, स्टेप लाइक देखने का मतलब ये हो गया कि दैट इज पिरामिडिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, पिरामिडिकल स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और वहां पर मैं शिखर को, ये पूरे के पूरे को इसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड, ये शिखर, ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये समझ पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, ये आपके पास शिखर का जो कॉन्सेप्ट है जिसको यहां बोलते हैं विमाना, ठीक है ना, बात समझ गए। यहां पर सॉरी, उसको शिखर को बोलते हैं विमाना, यानी कि द्रविड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या है, एक तरीके का आप देखेंगे कि पिरामिडिकल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, दिस इज कॉल्ड पिरामिडिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, पिरामिडिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है, पिरामिडिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप ये देखेंगे क्या, ये पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ठीक, यहां पर भी सैंक्टम सैंक्रोटम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सैंक्टम सैंक्रोटम का कॉन्सेप्ट है। तो ये जो है हमारे पास, और यहां पर कैपिटल हमारे पास होता है इन जनरल जो है, दिस इज कॉल्ड ऑक्टागोनल शेप में फेनियल जनरली होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहां जो हम लोग बात करें तो ये जो हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, विमाना, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग विमाना, यानी कि जो शिखर का कॉन्सेप्ट था वो यहां पर द्रविड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में दैट इज कॉल्ड विमाना, ठीक है, ये बात समझ पा रहे, विमान का कॉन्सेप्ट है। और जो कलश है, सॉरी शिखर है, वो हम लोग बोलते हैं कैपिटल एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड शिखरा, शिखर, यानी कि टर्म में हम देखेंगे कि शिखर हमें देखने को मिलता है, शिखर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, ये समझ पा रहे हैं, ये शिखर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन टर्म मिलेगा, लेकिन इसका डिफरेंट है। जैसे नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में पूरे टेंपल टावर को हम लोग बोलते हैं शिखर, ठीक है ना, यहां पर उस कैपिटल फेनियल को हम लोग बोलते हैं शिखर, दिस इज कॉल्ड विमाना, ठीक है। यहां पर देखेंगे बड़े बड़े गेटवेज हमारे पास होंगे, गेटवेज होंगे, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा वॉल हमें दिखाई देगा, ठीक है ना, गेटवेज को यहां पर गोपुरम कहा गया है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, हमारे पास चारों तरफ से हमारे पास जो है फीचर्स अगर हम देखें तो हमारे पास क्या दिखता है, ये ह्यूज वॉल्स दिखाई देंगे, ह्यूज वॉल्स होगा, ठीक है, वॉल्स होंगे, इसके इनके साथ गेटवेज होंगे, लोफ्टी गेटवेज, लोफ्टी गेटवेज होंगे, ठीक है ना। इन गेटवेज को बोलते हैं गोपुरम, गोपुरम, ठीक है, गोपुरम, गोपुरम हम लोग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड गोपुरम, ठीक है। सो ह्यूज वॉल्स हो गया। इसके बाद देखेंगे यहां पर वाटर टैंक का प्रोविजन होता है, प्रोविजन ऑफ वाटर टैंक, वाटर टैंक का प्रोविजन होता है, ये हमने देखा था यहां पर में। तो दीज आर द फीचर्स जो कि आपके द्रविड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिलता है, राइट, इतनी बातें समझ गए। और यहां पर हम देखेंगे क्या कि इन सभी के ऊपर में मल्टी शिखर आपको दिखाई देता है, सबके ऊपर शिखर आपको दिखाई देगा, ठीक है। चलिए इतनी बातें हो गई। ऐसे खजुराहो स्कूल में भी आप देखेंगे तो वहां जो चंदेला स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर वहां भी आपके पास माउंटेन लाइक मल्टीपल शिखर्स आपको दिखाई देते हैं। एनीवेज, सो ये द्रविड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर हो गया। और वेसरा जो है वो फ्यूजन है, सिंथेसिस है किसका, मथुरा सॉरी नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर और द्रविड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का, ठीक है।
तो यही बातें यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर में तो कई चीज़ें हमें और देखने को मिलती हैं। डिफरेंट आर्किटेक्चर है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो खजुराहो है ये नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का एक सब स्कूल है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, ठीक है ना। ये आपने देखा कि दिस कॉल्ड अर्ध मंडपा, दिस कॉल्ड मंडपा, दिस कॉल्ड जगाती, ठीक है, जिस कॉल्ड गर्भगृह, दिस कॉल्ड शिखरा, जिस कॉल्ड कलश, ठीक है। और यहाँ पर होता केवल या आमलक होता है, ठीक है। ये इतनी बातें समझ गए, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट नाउ। गर्भगृह और देउल भी बोलते हैं उसको, ठीक है। अब अजी हम लोग देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे एक रिप्रेजेंटेटिव है किसका, आपका नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के कुछ फोटोज हैं। तो यह पार्श्वनाथ टेम्पल आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, विश्वनाथ टेम्पल है, कंदरिया महादेव टेम्पल है, कंदरिया महादेव टेम्पल खजुराहो, ठीक है, लिंगराज टेम्पल है उड़ीसा का, जगन्नाथ टेम्पल है पुरी का, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मैं दिखाऊं कि जैसे कि आमलक दिख सकता है शायद, लेट मी शो यू। आमलक का पेनियल है, शिखरा है, ये आपको शायद यहाँ बहुत प्रोमिनेंट नहीं दिख रहा होगा। सो दिस इज सम काइंड ऑफ आमलक, यहाँ पे दिख रहा होगा ये लिंगराज में, ये यहाँ पे जो है दिस कॉल्ड आमलक, ठीक है। इतनी बातें हो गई हमारे पास। तो ये दिलवारा टेम्पल सिमिलर टू साउथ इंडिया, दोज टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया बिकम बट ये तो हमने आपको बता ही दिया, ठीक है। इसके अलावा राजपूत में हम देखेंगे कुछ और आर्ट्स डेवलप होता है, आर्ट्स एंड लिटरेचर भी डेवलप होगा। संस्कृत बुक्स प्लेज फ्लोरिस्ट अंडर देयर पैटर्नेज। एक वास्तुपाल है जो कि आपका चालुक्य रूलर भीमा का मंत्री है, ठीक है ना। वो नोटेबल राइटर भी है और टेम्पल बिल्डर भी है, ठीक है ना। इसने दिलवारा का जैन मंदिर भी बनवाया। उज्जैन अंधार कैपिटल्स हैं परमार के, वे रिनाउंड संस्कृत लर्निंग सेंटर्स भी रहे हुए हैं। अभ्रंश एंड प्राकृत रीजनल लैंग्वेज इनका भी डेवलपमेंट होता है स्पेशली बाय जैना स्कॉलर्स, ठीक है। इस तरह हेमचंद्र हैं जिन्होंने संस्कृत में के जैना स्कॉलर हैं, जैना स्कॉलर जिन्होंने संस्कृत और अभ्रंश में चीज़ें लिखी हैं, सो हेमचंद्र हो गए। ब्राह्मणिज्म रिवाइवल भी होता है, संस्कृत रिप्लेस करता है अभ्रंश को एंड प्राकृत को अमंग द एलिट्स, ठीक है ना। संस्कृत रिप्लेस करेगा तो इस समय अब संस्कृत जो है एक का बोलबाला हो जाएगा किसके बीच में, अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी के बीच में, ठीक है। लिटरेचर ऑफ दिस लैंग्वेज परसिस्टेड इन्फ्लुएंसिंग द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न नॉर्दर्न इंडियन लैंग्वेज लाइक हिंदी, बंगाली एंड मराठीज एंड ऑल, ठीक है। टर्किश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, ये हैव ऑलरेडी डन, ये हम लोगों ने कर ही लिया है कि किस तरीके से मोहम्मद गजनवी और जो गोरी है वो इंडिया में अपना एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है ना। पृथ्वीराज के एक साथ कॉन्क्वेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड तराइन का जो बैटल होता है वो हमने देख ही लिया, ठीक है। बैटल ऑफ तराइन को भी हम लोगों ने देखा, ये हमने समझा डिटेल्स के साथ, ये हम लोगों ने कर ही लिया हुआ है, ठीक है। अब आइए हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल टर्मोइल एंड शिफ्टिंग पावर्स भी हम लोगों ने बात किया था, जो कि गंगा वैली बिहार और बंगाल तक जाएंगे, जिसमें हमें बख्तियार खिलजी के बारे में बात करना पड़ेगा, ठीक है। ये है आपके पास कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर चंदावर्त हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद हम लोग आइए यहाँ हम लोग बात करते हैं सब जीतने के बाद बख्तियार खिलजी जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी और इन सबको तोड़ेगा, ये भी हम लोगों ने बात कर ही लिया है। बिहार में कॉन्क्वेस्ट, सो वी हैव ऑलरेडी डन दिस, ठीक है। लक्ष्मण सेना के बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया है, ये भी हमारा हो ही चुका है। बख्तियार खिलजी इल फेटेड एक्सपीडिशन टू असम, असम में नहीं कर पाया है, वो जीत पाता है। सो ये बातें हमारी हो चुकी हैं आपके साथ। कंपैरिजन भी हमने गोरी और मोहम्मद गजनवी का कर ही दिया है कि गोरी क्या चाहता था, मोहम्मद गजनवी क्या चाहता था, दोनों के कैरियर के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, ठीक है। अब आ जाइए राज कॉजेज ऑफ द डिफीट्स ऑफ द राजपूत, दैट्स द लास्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू मेक अ डिस्कशन ओवर, ठीक है। सो क्या कारण थे कि राजपूत हमारे पास डिफीटेड हो गए, तो इसके कारण है, पहला तो हमने देखा कि स्विफ्ट डिफीट ऑफ द नॉर्दर्न इंडियाज लीडिंग स्टेट्स बाय टर्किश आर्मी अराउंड 15 years requires explanation. What are those explanations? ठीक है। Conquering a country typically occurs when it faces socio-political, economic, and military weaknesses compared to its neighbors. ठीक है, compared to its neighbors. तो हम देखेंगे कि हमारा सोशल भी डिक्लाइन करेगा, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिक भी और मिलिट्री वीकनेसेस भी हमारे पास सरफेस होने शुरू हो जाएंगे। हाल के वर्षों में जो रिसर्चेस हमारे पास आए हैं वो बताता है कि टर्किश आर्मी जो है ना वो क्या थे, डिड नॉट पोजेस सुपीरियर वेपनरी कंपेयर टू इंडियन फोर्सेस। यानी कि अगर बात करें वेपन वाइज तो हमारे पास सुपर वेपन्स थे, लेकिन जो इनहेरेंट वीकनेसेस हमारे थे उसकी वजह से हम क्या कहते हैं, हार गए, ठीक है ना। हम देखेंगे डिस्पाइट द स्प्रेड ऑफ द आयरन स्टाइरप्स इन इंडिया फ्रॉम द 8th century देयर वाज नो सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज फॉर द टर्क्स, ठीक है ना। देयर वाज नो सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस फॉर द टर्क्स, ठीक है ना। हम देखेंगे आयरन स्टाइरप्स वगैरह भी इंडिया में आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखेंगे कि हम लोग हारते हैं। वाइल टर्किश बोज हैड लॉन्गर रेंज कैपेबिलिटीज, इंडियन बोज वर डीम्ड मोर एक्यूरेट एंड लेथल, ठीक है ना। हम देखेंगे कि जो टर्किश थे उनका जो तीर और धनुष का रेंज था हैड लॉन्गर रेंज कैपेबिलिटी, लेकिन इंडियन के जो तीर धनुष थे ना डीम्ड मोर एक्यूरेट, ठीक है ना, लेथल, वो ज़्यादा खतरनाक थे, ज़्यादा फैटल होते थे, ठीक है ना। और जनरली क्या होता था कि हम लोग जो है एरो हेड को ना पॉइजन में डिप करके क्या करते हैं, एरो हेड को लगाते थे, ठीक है ना। उसके अलावा हम देखें इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इंडियन सोर्ड्स वेयर
कंसीडर द बेस्ट ग्लोबली। भारत में जो तलवार बनाए जाते थे वो भी काफ़ी अच्छे माने जाते थे, काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का माना जाता था, बेस्ट क्वालिटी माना जाता था। इसके अलावा हम देखें कि एडवांटेज ऑफ एलिफेंट वाज आल्सो ऑन द इंडियन साइड, क्योंकि आप एक साथ अगर इतने हाथी को लेकर चलेंगे तो इन्फेंट्री को आप कहीं भी ट्रांसपीट करवा देंगे, ठीक है ना। मेजर टर्क्स पॉजेस फास्टर एंड स्टेडियर हॉर्सेस दैन दोज ब्रॉट टू इंडिया। लेकिन हम देखेंगे क्या कि उनके पास एक बात यह थी कि उनके पास अगर हम देखें तो उनके पास स्विफ्टनेस था, तेजी थी हॉर्स पे बैठने के लिए, ठीक है ना। वेस्ट कैवलरी उनके पास हुआ करता था टर्क्स के पास। सो टर्क्स सुपीरियरिटी ले इन सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशन एस्पेक्ट्स एज वेल। फेडरलिज्म इंडिया में था, फेडरलिज्म की वजह से सोसाइटी और पॉलिटिकली हमारा जो है वीकनेस होता है, फेडरल ग्रोथ, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया है कि कैसे फेडरलिज्म ग्रो किया था। फेडरलिज्म ग्रोथ इन इंडिया वीकेंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिटरी स्ट्रक्चर। इंडियन रूलर्स रिलाइड ऑन स्कैटर्ड चीफ्स who lacked coordination and dispersed after the battles। तो हम देखें कि हमारे पास एक रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, हम लोग युद्ध करते थे, एक बार इकट्ठे हुए, युद्ध खेल की तरीके से लिया, फिर हम लोग फिर बिखर जाते थे। यानी कि जो डिसिप्लिन आर्मी के अंदर होना चाहिए, मिलिट्री के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिसिंग थी, दैट वाज मिस्ड आउट हियर, ठीक है ना। सो टर्क्स ट्राइबल स्ट्रक्चर एंड इक्ता खालसा सिस्टम फैसिलिटेट लार्ज स्टैंडिंग आर्मीज। जबकि हम देखेंगे क्या कि टर्कियों के पास, टर्किश पीपल के पास, उनके पास एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी, उनके खालसाज में, उनके इक्ताज में। Turks maintained organized mobile forces covering the long distances, unlike Indians. Rajputs with ample resources might have avoided defeat in not for for these factors, lack of mounted archers or heavily armed cavalry overcoming this। तो हमने ये देखा क्या है कि यहाँ पर हम लोग बात करें तो हम देखेंगे कि हम लोग ज़्यादा बहादुर थे, हमारे पास टेक्निकली भी सुपर थे, लेकिन इनहेरेंट वीकनेसेस हमारे पास क्या है कि हम देखें हमारा सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल हमारा जो है वो देखेंगे वो हमारा डिक्लाइनिंग स्टेट में था। इवन आर्मी मिलिट्री वाइज भी हमारे पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी। हम किसी के जो है हम बस युद्ध करते थे और फिर हम लोग जो है सो एक मतलब आई मीन स्कैटर्ड हो जाते थे। कोई आर्मी का डिसिप्लिन नहीं था, हमारे अंदर पर्सनल वैलर था जिसकी वजह से हम आर्मी में आते थे और युद्ध को खेल की तरीके से लेते हुए हम खेल में जाते थे और चले आते थे। नतीजा ये हुआ कि हमारे अंदर कमांड भी नहीं रहा। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारे बीच में यूनिटी भी नहीं थी, आपस में ये लोग हमेशा लड़ाई करते रहते थे, ठीक है ना, क्योंकि इनके लिए लैंड, ऑनर और फैमिली, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता था, ठीक है। तो ये सब कुछ रीजन थे जिसकी वजह से हम देखेंगे कि फाइनली राजपूत्स का डिक्लाइन होता है, राजपूत डिफीटेड होते हैं और यहाँ पर टर्किश एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है, ठीक है ना। सो दीज वर द कॉजेज फॉर दीज थिंग्स। सो आई होप कि ये चैप्टर भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। एंड इसको भी मैंने बहुत तरीके से मैंने कोशिश करी है कि आपको बहुत ही सरल शब्दों में एंड इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज जस्ट ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, एंड आई बिलीव इट इज़ गोइंग टू बी अगेन अ वंडरफुल सेशन फॉर यू पीपल। और मुझे लगता है कि एग्जाम रिलेवेंट भी आपके लिए रहेगा, तो आप इसको कीजिए। नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे, दैट इज बी चैप्टर नंबर 6 आई होप। हाँ, 5th वी हैव डन टुडे। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल कवरिंग द 6th चैप्टर ऑफ सतीश चंद्र सर, उस किताब को हम लोग कवर करते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव एंड द ब्लेसिंग्स, बाय। एक मिनट, कोई स्टूडियो में है क्या? 39 में कोई थे, वो वहाँ है नहीं, उसको ऑफ करना है, स्ट्रीम ऑफ करना है 39 में। ये लीजिए लीजिए।